बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है जीने की और लोगों को जीने देने की। अब आप कहेंगे हैं ये किस किस्म की बात हुई? ये बड़ी सिंपल सी बात है। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा मैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया करती थी जब मैं नई नई कनाडा से आई थी कि गाइस लिव एंड लेट लिव, यानी कि खुद भी जी लें और दूसरों को भी जीने दें। सबसे पहली बात तो ये है कि व्यूअर्स, ज़िंदगी जो है वो हमने गुजारनी नहीं है, उसे हमने भरपूर अंदाज में जीना है। सबसे अहम चीज़ तो ये है अंडरस्टैंड करने वाली। आजकल हम जिस अंदाज में ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी जीना नहीं है, वो लिटरली हम अपना टाइम दुनिया में पूरा कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कोई हमें सज़ा मिली हुई है। क्या आपको सज़ा मिली हुई है व्यूअर्स? मुझे तो नहीं मिली। द फैक्ट इज़, सुख दुख, मसाइल, प्रॉब्लम्स हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये कोई ऑड या आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है, लेकिन हम उन मसाइल, उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेन चीज़ यही है कि हम कैसे अपने प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अब अगर हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीना चाहें भी तो हमें कोई जीने नहीं देता। मतलब जैसे कि मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ कि मैं ब्राइट कलर्स पहनूँ, तो मैंने ब्राइट कलर्स पहनती हूँ फैमिली गेट टुगेदर्स, इवेंट्स पे। अब मैं जब भी किसी फैमिली इवेंट पे जाऊँ तो लोग कहे हाय हाय ये तुमने क्या कलर पहन लिया, ना पहनती तो बेहतर नहीं था, और फिर पीछे ही पड़ जाना। ये मैं अब छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसी तरह कोई एक खातून है, वो एक वर्किंग लेडी है, वो अपना घर भी चला रही है, वो काम भी कर रही है, वो अपने मामलात को हैंडल कर रही है। हर बंदा आसपास का जानने वाला उस पर कमेंट कर रहा है, हम साए नज़र रख रहे हैं कि कब जा रही है, ये कब आ रही है, किसके साथ जाती है, किसके साथ आती है, किसी की गाड़ी में जा रही है, बाइक पे जा रही है, कौन क्या कब कैसे क्यों। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपको क्या मसला है? कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करे, उससे हमें क्या गर्ज है? देखिए, एज़ लॉन्ग एज़ कोई ऐसा कोई नेगेटिव अमल ना कर रहा हो जो आपकी लाइफ को मुतासिर कर रहा है या आपको किसी तरीके से डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है, आप क्यों लोगों की ज़िंदगियों में बोलते हैं? मैं क्यों किसी की ज़िंदगी में बोलूँ? क्या मुझे ये राइट है कि मैं किसी और को बताऊँ कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए? अब बड़े बेसिक लेवल पे अगर बात करें तो देखें, ज़िंदगी में हज़ार अप्स एंड डाउन्स, 100 करोड़ प्रॉब्लम्स आते हैं, सुख आता है, दुख आता है, बीमारी आती है, खुशी के टाइम्स आते हैं। लेकिन जब भी इंसान सबसे ज़्यादा डाउन होता है हम उसको अटैक करते हैं, या फिर जब हमें कोई इंसान बड़ा खुश नज़र आ रहा होता है तो पता नहीं हमें क्या सोचती है, हम सोचते हैं कि वाई नॉट इसकी खुशी की बर्बादी फेरे। देखिए, हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है व्यूअर्स। मैंने अपनी में जाना है, आपने अपनी में जाना है। अगर हम लोगों की लाइफ के ऊपर कॉन्स्टेंटली कॉमेंट करेंगे, कॉन्स्टेंटली उनको बुरा महसूस कराएंगे, तो हम अगले इंसान को एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में भेजेंगे। क्या आपको अच्छा लगता है जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं और हर बंदा उसके ऊपर कमेंट कर रहा होता है, हर बंदा आपको बुरा महसूस करा रहा होता है? आप देखिए, कोई इंसान अपनी नई बिजनेस भी शुरू करता है, अगर 10 लोग सपोर्ट में खड़े हैं तो 5 लोग तो साथ खड़े हो के नेगेटिव बात कर रहे होंगे, आए हाय ये फ़ैसला लेना ज़रूरी था, नुकसान हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। अच्छा, जब घरों में शादियों की बात आती है तो सबसे बड़ा एक यब पड़ा हुआ होता है, हर बंदे की अपनी एक राय, हर बंदे का अपना ओपिनियन। भैया आपके पास कोई पॉजिटिव बात है करने को, आप 100 बिस्मिल्लाह करें, ज़रूर करें, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी बात करने को नहीं है तो कम से कम नेगेटिव बात तो ना करें। मतलब ये किस किस्म का बिहेवियर है? सो अल्टीमेटली व्यूअर्स, वर्किंग पॉजिटिवली, डीलिंग विद पीपल पॉजिटिवली, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में। और अगर हम लोगों के साथ पॉजिटिवली नहीं चलेंगे तो फिर हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि लोग हमारे साथ भी पॉजिटिव होंगे। ये भी तो एक ज़रूरी चीज़ है ना। हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जैसे मर्जी जिएं, जो मर्जी करें, कोई हमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम दूसरों की ज़िंदगियों के ऊपर कांस्टेंट कमेंट कर रहे होते हैं, कांस्टेंट नज़र रखते हैं, और अगर डायरेक्ट कमेंट नहीं करते तो पीठ पीछे करते हैं। सास है तो वो बहू को जीने नहीं दे रही, बहू है तो उसने अपनी नंदों की और अपनी सास की ज़िंदगी अजाब की हुई है, मियाँ है तो वो बीवी को टॉर्चर कर रहा है, अपनी माँ से भी गुस्ताखियाँ कर रहा है, अपनी सास के साथ भी पंगे कर रहा है, हर किसी को। मतलब इसमें एक बड़ी बेसिक चीज़ आ जाती है मर्द और औरत में। अक्सर ये मैंने चीज़ देखी है और मुझे बड़ी बॉदर करती है जब मैं ये ऑब्ज़र्व करती हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अपने घर में मुझे ये फेस नहीं करना पड़ता कि एक मर्द है वो अपनी बीवी को किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं अपने अंदाज से जीने दे रहा। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, क्या कर रही हो, ये क्यों पहना है, मेकअप क्यों लगाया, मेकअप क्यों नहीं लगाया, मैं घर आया हूँ, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुम किचन में क्या कर रही थी। मतलब हम वो जो कहते हैं ना चिच्चड़ हो जाते हैं अगले के पीछे। वाई?
और इसी के अंदर हमारा जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है टॉपिक का, वो है हमारी ज़िंदगी की चॉइसेस। हम अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी, मतलब उनकी ज़िंदगी उनके अंदाज से जीने नहीं देते, उनको ज़बरदस्ती अपने रंग में ढालने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह जो हमारा बेटा है, अगर सारे ख़ानदान में डॉक्टर हैं या वकील हैं या इंजीनियर हैं, तो हमारा बेटा या हमारी बेटी भी डॉक्टर या इंजीनियर या वकील ही बनेगी। क्यों? हर बंदा मुख्तलिफ होता है। किसी भी घर के अंदर 2 लोग एक जैसे नहीं होते, तो जब 50-60 लोग हैं फैमिली के अंदर, तो वो सारे एक ही काम तो नहीं कर सकते व्यूअर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर करना चाहें तो 100 दफ़ा करें, लेकिन बहुत से ऐसे यंग लोग हैं जो इस तरफ नहीं आना चाहेंगे। जैसे कि मैं एक क्लासिक एग्जांपल हूँ। मैं अपनी फैमिली की, मेरी मदर की साइड ऑफ द फैमिली इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरे फादर की साइड ऑफ द फैमिली ज़्यादातर वकील हैं, जस्टिस अखलाक हुसैन मेरे दादा थे। सो द पॉइंट इज़ दैट इन फैमिली से बिलोंग करना, एक यही बात थी कि यार या तो वकालत में जाएंगे या फिर जो फैमिली में जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं के साथ कोई ना कोई काम कर लेंगे, वहीं पे जॉब कर लेंगे। लेकिन मेरी सोच ज़रा मुख्तलिफ थी। मुझे ये था कि मैंने मीडिया में आना है, मैंने एक्टिंग करनी है। बिकॉज मैंने ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा डांटें खा के, बेइज्जतियाँ करवा के, मिन्नतें तरले कर करके इस फील्ड में अपने आप को एक्सेप्ट करवाया फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। अवाम ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जिस टॉर्चर से मैं गुजरती थी, मतलब मैं कोई अच्छा काम भी करती थी तो मुझे गिल्ट होती थी कि हाय ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाए या कोई चीज़ वायरल ना हो जाए कि मेरे ख़ानदान वालों की नज़रों में मैं और ज़्यादा आऊँगी तो वो फिर और बोलेंगे। लेकिन व्यूअर्स, अगर मैं किसी फैमिली का काम कर रही होती, वकील भी होती, लेकिन एक नाकाम वकील होती, तो क्या बेहतर नहीं है कि एक कामयाब टीवी एंकर या एक एक्टर बनूँ मैं? सो हमें थोड़ा सा लोगों के ऊपर ये जो अपने ओपिनियंस हैं वो फोर्स करने छोड़ने पड़ेंगे। मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे कितने लोग कहते हैं कि ओ तुम्हारा बच्चा कोई मीडिया में आएगा, अच्छा तुम्हारे बच्चे वकील बनेंगे फैसल की वजह से। तो मैं कहती हूँ भाई जिसने जो करना है वो करे। अगर मेरे बेटे ने परचून की दुकान खोली है तो परचून की दुकान खोल ले, क्या मसला है? मेरा सिर्फ एक पॉइंट होता है और मेरी एक शर्त होती है कि भाई जो भी काम करना है बेस्ट करना है, आपसे बेहतर कोई ना हो फिर उस फील्ड में, आपकी कोशिश ही होनी चाहिए। आगे कामयाब होना या नाकामी, ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी का एक बड़ा नॉर्मल सा व्यूअर्स हिस्सा है। लेकिन अपने बच्चों के ऊपर अपने ओपिनियंस फोर्स करना, उनको सफिकेट करना, उनसे ज़बरदस्ती वो चीज़ें करवाना जो हम या तो कर रहे हैं या हमारी ख्वाहिश थी कि हम करें। भाई अगर मेरा ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनती, जो नहीं है, बट ऑब्वियसली मेडिसिन की फील्ड मुझे बहुत पसंद है, बट अगर मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनती, तो मैं क्यों अपने बेटे को फोर्स करूं कि तू डॉक्टर बन? हो सकता है कि वो डॉक्टर ना बनना चाहे, और एक बुरा डॉक्टर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है लोगों को, एक नहीं हजारों जानों को। सो इंसान उस तरफ आए, उस फील्ड का इंतखाब करे जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका पैशन है। आज हम प्रोग्राम में बहुत से ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड, जिनके पैशंस को उन्होंने प्रोफेशन बनाने की कोशिश की है या एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, और ये भी उनसे जानेंगे कि उन्होंने कितना टफ टाइम फेस किया। अब जैसे कि मैंने टफ टाइम फेस किया, टेलीविज़न पे आना हर लड़की के लिए एक आसान काम नहीं होता। देन ऑल्सो बाहर निकलना और शेफ़ की फील्ड में काम करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। शेफ़ आमना इलियास हमारे पास एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ समवन जो मतलब थोड़ी सी एक कंजर्वेटिव फैमिली से भी बिलोंग करती हैं, अपने मज़हब को भी साथ साथ लेके चल रही हैं, सारी चीज़ों को। देखिए दीन दुनिया तो आपने व्यूअर साथ लेके चलनी ही है, एंड बीइंग अ मदर ऑल्सो अपने घर के मामलात को भी देख रही हैं। अब वो भी तो एक क्लासिक एग्जाम्पल है ना हमारे सामने कि आप हर चीज़ को बड़े पॉजिटिव अंदाज में मैनेज करके आगे लेके चल सकते हैं। आई रिमेंबर एक पॉइंट था जब ये वाला इशू बन जाता था कि वो अगर लड़की सर कवर करती है, हिजाब करती है, तो उसको प्राइवेट चैनल्स में ये बड़ा इशू होता था कि उसको फिर टेलीविज़न पे आने का प्रॉब्लम होता था, और इक्का दुक्का अगर आ रही होती थी तो बड़ा उसके ऊपर एक चीज़ बनाई जाती थी। ओ भाई, आपको अगले के काम से गर्ज है या उसकी अपीयरेंस से गर्ज है या उसकी रिलीजियस इंक्लिनेशन से आपको गर्ज है? सो अल्टीमेटली देखें व्यूअर्स, हर इंसान अपने पैशन को परसू कर सकता है, शर्त सिर्फ इतनी है कि एक डिसेंट अंदाज में करें। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ आमना इलियास, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? और जो आज आपका टॉपिक है ना, वो इतने इंसिडेंट्स, इतनी चीज़ें मेरी आंखों से गुजरी है ना इस वक्त। ऑब्वियसली वो फील्ड में आने के बाद, और जब आप एक प्रैक्टिकली जब आप काम करते हैं, स्पेशली अपनी जब हमारी जो एक रेस्टोरेंट फील्ड है उसमें मतलब क्या कहना चाहिए, बैकलैश कह लें, या ऑब्वियसली मैं नेम अब मेंशन तो नहीं करूँगी, बट चीज़ें आती हैं, हर्डल्स, चीज़ें मतलब बाकायदा ये होता है कि यार
फीमेल्स का क्या काम है, इनका क्या काम है किचन में, ये कैसे, ये घर में हांडी बनाए, मतलब ये सब कुछ सुना है। लेकिन वो बस एक था कि यार करना है, अपने खुद अपना नाम अपने बल पे बनाना है। तो ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ता है, नो डाउट नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ ओवरऑल। मतलब अगर मैं बात करूँ कि हमारे एरिया में, हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा जो मेरे अलावा भी मैं बहुत सारी अपनी कोलीग्स हैं जिनको जानती हूँ, जब हमने इकट्ठे काम किया या वो सब, तो बहुत ज़्यादा मतलब कितने भी आप पैशनेट हो, लेकिन ये कि डिस्करेज किया जाता है कि ऑब्वियसली अगर हम एक किचन का इन्वायरमेंट, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि भागा दौड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अब अगर एक आप अपने अटायर में, आप अपनी लिमिट्स में काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको हर्डल्स आएंगी। बट एट द एंड यही है कि आपका पैशन, आपकी कितनी मोटिवेशन है, आप कितना डिटर्मिन्ड हो कि आपने लेके चलना है इस चीज़ को, तो आप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वही जैसे मतलब आपके सामने हूँ मैं, सारी चीज़ों के बावजूद रेस्टोरेंट्स में काम किया। देन फिर जब मीडिया की बारी आई तब एक बहुत ज़्यादा था, फैमिली की तरफ से शायद उतना नहीं था, लेकिन वो जैसे एक थोड़ी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आती हैं कि कैसे होगा, किस तरह होगा। तो देन किया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब फिर वो, और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कहना चाह रही हूँ मैं कि मतलब एक लोगों का इमेज होता है, एक बना होता है कि मीडिया में पता नहीं क्या, लेकिन आप बिलीव करें इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिली है। मैं मतलब प्राइवेट सेक्टर हो गया, पीटीवी हो गया, मैंने जहाँ पे भी काम किया है मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है कि मतलब ये नहीं है कि यार आप, अगर मैं हिजाब कर रही हूँ या मैं, मेरा काम वो आप देखते हैं, उसके ऊपर मुझे जज किया जाता है, नॉट ऑन माई अटायर कि मेरी क्या, मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं, ये मैटर नहीं करता। ये एक मिसकंसेप्शन है, अगर तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। नहीं, बट एक बात बताऊँ, ये मिसकंसेप्शन अब है जी, पहले ये होता था। आपको पता है अम्मा, मैं प्राइवेट सेक्टर में जब काम करती थी तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता था कि मैं कहती थी कि जो फलां को बुला लें, कहते ओहो लेकिन वो तो जो बाया पहनती हैं, अपना सर कवर करती हैं। हम तो आपको पता है मॉर्निंग एट होम में जो बच्चियाँ नकाब भी करती हैं, हम उनको बुलाते हैं। हम पीटीवी पे वेरियस शोज़ करते हैं जहाँ पे बच्चियाँ पूरा नकाब करती हैं। देखिए, हम सिर्फ वेरीफाई कर लेते हैं कि जो ID कार्ड पे हैं वो वही हैं, फीमेल वेरीफाई कर लेती है, अंदर जाके मेकअप रूम में बात ख़त्म हो जाती है और मामला फिर वहाँ पर चलता है। देखिए, हमने हर बंदे को साथ लेके चलना है, और पाकिस्तान में सिर्फ मेरी तरह ड्रेस करने वाली लड़कियां नहीं एग्जिस्ट करती। हमने अपनी पूरी आवाम को मद्देनज़र रखते हुए आगे लेके चलना है, चाहे मज़हब मुख्तलिफ हो, चाहे अपीयरेंस मुख्तलिफ हो, चाहे ज़िंदगी जीने का ढंग मुख्तलिफ हो, बट डिसेंसी के दायरे में रहते हुए डिकोरम को काम मैटर करता है एट द एंड। कोई भी चीज़ अगर आप, कोई घर बैठे अगर सोचे कि यार अगर मैं मतलब थोड़ा सा इस तरह की फैमिली से हूँ या मुझे अलाउड नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर पेरेंट्स जो हम समझते हैं कि होनी चाहिए उससे लेके चलूँ, तो ऐसी ये कोई भी चीज़, कोई सारा रज़ा को देखें, तो सारा रज़ा ने जब अक्रॉस द बॉर्डर जाके गाना गाया और इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट भी किया, तो सारा रज़ा ऐसे सिंगर गई थी, तो उसको बड़े अजीबोगरीब किस्म के वो लोग कपड़े दे रहे थे इंडिया में। उन्होंने कहा ये पहन ले, ये पहन ले, ऐसे कर ले। उसने और उसकी मदर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि देखिए मेरा जो कपड़े पहनने का ढंग है और जो मेरा एक अंदाज़ है, मैं उससे बाहर नहीं निकलूंगी। आप लोगों के शो के लिए मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं ख़राब करूँगी। सो एज लॉन्ग एज आप क्लियर हैं कि आपने क्या करना है, फिर आपको कामयाबी से कौन रोक सकता है, राइट? सो आज हम किचन में क्या बनाएंगे, क्योंकि आज आप फिर मुझे हांडी रोटी पकाना सिखाएंगे। जी, आज आप आएंगी और आपसे काम करवाऊंगी। चिकन कबाब मसाला हांडी बनाएंगे हम, तो कबाब बनाने हैं, आप ज़रा आ जाइएगा। चलें जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ज़रा मैं भी अपनी तैयारी पकड़ लूँ। जब मैं थोड़ा सा ज़रा रेडी होके आती हूँ तो ये मेरे से हांडी रोटी पकवाती है। वैसे आज ज़रा मैं थोड़ा कैजुअल में ही हूँ, तो इट्स ओके, डन है। थैंक यू जी, आप तो तारीफ़ करती हैं, चले मैं आपकी भी कर देती हूँ, आप भी लुकिंग सो नाइस। अच्छा चलो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स आपको बड़ी क्विक और झटपट कबाब हांडी बनानी सिखाएंगे। बहुत से लोग जो हैं वो जब सीख कबाब बनाते हैं एक रात पहले, तो उनको फिर बड़ा स्यापा पड़ जाता है कि आया ज़्यादा बन गए या अब इसका क्या करें। तो एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव होता है कि आप उसी की ग्रेवी बना लें। आपको पता है कि आप चिकन टिक्के की भी कढ़ाई बना सकते हैं, अब टिक्का कढ़ाई बना सकते हैं, टिक्का ग्रेवी बना सकते हैं। अक्सर ये होता है कि रात को और मौसम भी और सीज़न भी ऐसा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो बारबेक्यू कर ले, बारबेक्यू कर लें। उसी बारबेक्यू को आप नेक्स्ट डे शाम को, नहीं तो नेक्स्ट डे दोपहर को आप बना सकते हैं। उसी बारबेक्यू के साथ आप बिरयानी बना सकते हैं। उसी बारबेक्यू के साथ आप हंड्रेड्स ऑप्शंस जो हैं उनको अवेल कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करना पड़ता है। हम जो भी चीज़ शो पे बनाते हैं हमेशा आपको उसके साथ ऑल्टरनेटिव्स बताते हैं कि इसी चीज़ के साथ आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। सो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शेफ़ आमना इलियास से कबाब हांडी बनानी सीखेंगे। और अगर आपने पहले से बारबेक्यू बनाया हुआ है तो उसको फिर कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसी स्टाइल में। कभी कभी होता है एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं घर, बाहर से आपने बारबेक्यू मंगा लिया, अब आपके पास 6-8 सीख कबाब पड़े हुए हैं, अब आप उनको मतलब नेक्स्ट डे वो ज़रा ड्राई हो जाते हैं, जूसी नहीं रहते। सो क्या करें, इस पर डिस्कशन भी करेंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हैं हम शेफ आमना इलियास के पास। देखी जा रही है, मुझे देखी जा रही है। अच्छा उठ जाती हूँ यार, उठ जाती हूँ प्लीज। ये मैं क्या कर रही हूँ? नहीं आ तो रही हूँ, तो मुझे ग्लव्स क्यों पकड़ा रही हो तुम? ये हम ना चलें फिर मैं ये कर लेती हूँ ना, हर वक्त जो तुम मेरे से ये काम करवाती हो ना, कभी खुद भी कर लिया करो। ओके, अच्छा मुझे बता दो कि मैंने करना जी क्या है। ये हमने जो है वो प्याज थोड़ा से ब्राउन करके एंड देन हमने उनको ब्लेंड कर लिया हुआ, ठीक है। ये पेस्ट बना लिया है, उसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया। अब आप लहसुन अदरक डाल देंगी एंड देन ये आप इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगी, ठीक है। चले तब तक ग्रेवी बनती जाएगी। हाँ। बहुत सिंपल और इजी है, ठीक है। अब मैं और ये आपके सारा ही सामने डालना था? जी ये सारा डाल देंगे। अब मैं कबाब जो है वो आपके सामने बना रही हूँ, आप देखिएगा। चिकन हमने मिन्स ले लिया है। वैसे इसके लिए अच्छा ज़्यादा रहता है कि अगर आप जो थाई है उसका मिन्स आप बनाएं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा साथ में फैट का भी कंटेंट ऐड हो जाता है, तो बहुत अच्छा उसका अच्छा टेक्सचर एक आता है। काम कर दो, पहले अपनी इंग्रेडिएंट्स बता दो। ओके, मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और साथ साथ हम फिर उनको रेडी कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो कबाब है उनकी आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन मैंने ऑलमोस्ट 750 ग्राम्स मिन्स लिया है, बारीक पिसा हुआ कीमा होना चाहिए। ज़ीरा लेंगे 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर है 1/4 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच है, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया लेंगे हम इसके अंदर गार्निशिंग के लिए, मक्खन 1 से 2 खाने के चम्मच, तेल 4 से 5 खाने के चम्मच हैं। ये है कबाब के इंग्रेडिएंट्स। अब ग्रेवी के बता देती हूँ। मक्खन 2 खाने के चम्मच लेंगे, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, इलायची 2 अदद, लौंग और दालचीनी 2 से 3 अदद लेंगे, प्याज हमने 3 अदद लिए हैं चॉप कर लिया, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, हरी मिर्च का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, टमाटर लिए 3 अदद, इनको भी चॉप कर लिया, दही और क्रीम आधा कप है, कश्मीरी मिर्च, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच है, हल्दी पाउडर है 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच है, सॉल्ट लिया है हमने 1 टीस्पून, लेमन जूस ले लेंगे 2 टीस्पून, पानी आधा कप लिया है हमने, हरा धनिया है 1 खाने का चम्मच। अब एंड पे इसमें हमने ये जो ऐड करना है मसाला, उसका तड़का, उसके लिए मक्खन हमें तकरीबन 50 ग्राम चाहिए, हरी मिर्च है 2 से 3 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, उसको जूलियन काट लेंगे, टमाटर प्याज और शिमला मिर्च क्यूब्स काट लिए हमने, ये आपके सामने रखी हुई है। अब मैं जो कबाब है इनको आपके सामने रेडी कर देती हूँ। जी आप टमाटो पेस्ट ऐड कर लें, फिर ये हमने हाफ़ योगर्ट इसमें ऐड करना है, आधा योगर्ट, ठीक है। ये डाल देंगे। ये देखिएगा चिकन है, इसके अंदर ये जो मैंने अनियन लिए हैं, इनको आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इनको हमने ये देखिए बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, इनको अपने स्ट्रेनर में डाल लें या हाथ से स्क्वीज़ कर लें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर इसमें पानी होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी कबाब जो है उनकी बाइंडिंग। ये इसका लिड है इधर, ये आपके कपड़ों में ना आए। ये देखिएगा, साथ ही मैं इसमें पहले सीजनिंग भी डाल देती हूँ ताकि एक ही दफ़ा इसकी मिक्सिंग हो जाए। जो आपको मैंने बताई है उसी तरह से आपने इसमें मसाले पूरे जो हैं वो ऐड कर देने हैं। देखिएगा ओके, रेड चिली डाल रही हूँ थोड़ी सी, बिल्कुल हल्की सी, इसमें हल्का सा हम हल्दी पाउडर भी डाल रहे हैं। और देखिए नमक कबाब में भी डलता है और उसके अंदर ग्रेवी में भी डलता है। जैसे आपने बताया कि अगर ऑलरेडी हमारे पास कबाब बने हुए हैं या कोई लेफ़्ट ओवर हमारे पास है किसी भी आपकी दावत की किसी भी तरीके से, तो आप उनको इसी तरीके से ग्रेवी जब बना लेंगे ना, उसके अंदर आप दही डाल रहे हैं, टमाटर डाल रहे हैं, तो वो बहुत ही जूसी और बहुत अच्छी, ये इतनी मज़े की ग्रेवी बनती है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर लें। और वही वाली बात है ना, आप जिसे हम बात कर रहे थे कि जैसे कि अगर आपके पास एक रात पहले आपने टिक्के बनाए हुए हैं, हाँ इवन मलाई बोटी आपके पास पड़ी हुई है, आपके पास सीख कबाब है। अच्छा कराची में लोग अक्सर जो है वो फ़िश का इस्तेमाल करते हैं या झींगों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसी ग्रेवी के अंदर अगर फ़िश के पीसेस डाल देंगे बेहतरीन, तो वो आपकी बड़े मज़े की एक फ़िश भी तैयार हो जाएगी। इसी मसाले के अंदर आप अपने प्रॉन्स डाल सकते हैं। बिल्कुल, प्रॉन मसाला ये जस्ट ये एक बेसिक ग्रेवी हमने आपको जैसे बता दी है ना, तो ये बिल्कुल इजी सी है, ये आप बना लें और इसको बना के आप उसके बाद उसके अंदर जिस तरह से भी जा रहे हैं कि, और अगर आपने और कुछ नहीं तो आप चिकन ऐड कर लें, बड़ा अच्छा सा उसका मतलब आपका सालन बन जाएगा। बिल्कुल। सो ग्रेवी आपकी बेस अच्छी बन जाए ना, तो यू गुड टू गो। इसको अच्छे से आप कुक कर लें एंड देन उसके बाद जो है देखिएगा, और कबाब की फिर हम इसकी शेप बना के, हाँ जी, इसको हम पहले अच्छा, ज़रा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें हाँ जी, मैंने थाइस का जो है वो खुद मिन्स किया है, इसको बनाया चॉपर में मैंने करके, जो अनियन है वो भी और ये भी। अदरवाइज सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप ये करने के बाद एक बार इसको मशीन से निकाल लें, चॉपर में आप इसको एक बार कर लें, उससे ये होता है कि सारा आपके जो मसाले हर चीज़ है जी यकजान हो जाते हैं। सब इसमें हो थोड़ा सा और ऐड कर दें जी जी, क्योंकि बात ये है कि देखिए ग्रेवी में तो नमक है जी, थोड़ा सा मैं इसमें ना बेसन डालूंगी ताकि इसकी ज़रा सी बाइंडिंग अच्छी आ जाए। ये भून लिया था मैंने पहले बेसन, ये ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अच्छा, ये ग्रेवी की क्या मामलात है? जी बस ये सिर्फ ये ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ अब ये कबाब हम करेंगे। दही थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर दें, ऑलमोस्ट हाफ डाल दें, हाफ जी ठीक है। और जो ये मेरे पास क्रीम है वो हमने आपको पता है बिल्कुल एंड पे सर्विंग के टाइम हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, बड़ा अच्छा सा उससे इसका फ्लेवर आ जाएगा।
बिल्कुल सही। देखिए हमने हाफ योगर्ट भी डाल दिया इसके अंदर। आपको लगे कि इसमें वैसे इतनी खास ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चिकन है तो वो हैंडल हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आप ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं या बीफ ले रहे हैं, उसमें फिर थोड़ा सा आपको इसको ज़रा टेंडर करना अच्छे से, थोड़ा सा आपको कचरी पाउडर या जो इस तरह की चीज़ होती है पपीता पाउडर वगैरह वो आपको डालने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये इसी तरह से ये देखिएगा मैं इसको बनाना शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा ये ऑयल हाथ पे हम लगा लेंगे तो ये अच्छे से ज़रा शेप आ जाएगी। बिल्कुल ये देखिए के सामने है। और ये हमने एज इट इज़ फ्राई करना शुरू कर देना है, राइट? जी बिल्कुल फ्राई करने हैं, देन हमने उसमें डाल देंगे। ऑयल मेरा ख्याल बंद कर देते हैं। ऑयल बंद कर देती हूँ ज़रा ज़्यादा, फिर ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से गर्म हो जाता है। वैसे तो खैर आपने उसके बाद कबाब उसमें तो करना ही है बिल्कुल। ये तो सिर्फ एक कलर देने के लिए थोड़ा सा है कि हाँ इसको एक्सटर्नली कलर दे दें हम। सो आप इस तरीके से बहुत मज़े का कबाब, जिस तरह की भी शेप आप चाह रहे हैं, छोटे साइज में, बड़े, जिस तरह के आप चाह रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको ठंडा मैं कह रही हूँ थोड़ा सा वो हाँ जी ज़्यादा गर्म हो गया क्योंकि देखिए ना इस वक्त इतना गर्म है ऑयल, वो डालते ही सिर्फ ऊपर वाली लेयर कुक हो जाएगी और अंदर से नहीं होगा। इसी के कोफ्ते भी बन सकते हैं। हाँ जी चाहे अब आप इसमें अगर अभी हमारे पास वो सीख नहीं है, अगर सीखें लगा के आप बना लेंगे तो देन वो सीख कबाब वाले जिसको हम कहते हैं वो उस तरह से कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे। आप इनको सिंपल एज इट इज़ अपनी पसंद की शेप दें और इसको आप एज ए स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल। ये देखिए बात तो यही है ना कि चीज़ को एक ऑप्शन जैसे आपको बता दिया और अब इसके साथ आप जो चाहें आप वो ऑप्शन अपनी अवेल कर लें। एक बात याद रखने की जब हम कोई भी चीज़ कुक करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। क्योंकि ये अच्छे हमारा कीमा जो वो ठंडा था, इसको आप हमेशा फ्रिज में रखें, फ्रिज से निकाल के अंदर फिर आप इसको यूज़ करें। जैसे अनियन थे वो भी मैंने इसलिए रखे हुए थे ताकि वो फिर अगेन, वैसे तो मैंने उनका पानी अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था बट वो पानी ना छोड़ दें दोबारा। अच्छा, और इसके ऊपर ना बार बार आपने चम्मच नहीं छेड़ना, जब तक एक तरफ से कुक नहीं हो जाता आपने इनको नहीं छेड़ना, अदरवाइज वो अंदर ही फिर कीमा बन जाएगा एंड देन वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी आगे। और फिर ये जो एक ऑप्शन बड़ी अच्छी है, इसको जैसे हम कोफ्ते की शेप दे लें, इनको फ्राई करके आप फ्रीज कर दें, जब भी आपने बनाने हैं आप निकालें और उनको आप जस्ट ग्रेवी बनाएं और उसके अंदर रख दें तो आपके जो है वो कोफ्ते का अच्छा सा सालन बन जाएगा। और याद रखिए कि जब आप इनको कुक करते हैं तो श्रिंक भी करते हैं। हाँ जी, इसलिए इसी हिसाब से आपने साइज रखना है। ये देखिए अब देख रहे हैं जैसे गोला कबाब है वो बन गए इसमें। रख के क्यों कर रही हूँ हाँ जब आप चम्मच पे रख के करते हैं तो वो गिरता नहीं है। नहीं गिरता, पहले मैं ही बेवकूफ़ी कर रही थी उसका, और डी शेप भी नहीं होता। और इतने डालें जितने एक टाइम के ऊपर एक बैच आप निकाल लें, देन अगला बड़ी ज्यादती करते हैं वो ये है कि इतना ज्यादा जो है वो चीज़ें डाल देते हैं कि वो फिर आप जब उसको हिलाने की भी कोशिश करते हैं तो बर्बादी। अब इसके अंदर एक और आ सकता है, एक या दो और आ सकते हैं। तो ये अब फ्लेम बिल्कुल, अब जो टेम्परेचर है वो इस लेवल पे आ गया अब फ्लेम उसका। बट अगेन इतना ज़्यादा नहीं आपने हाई करना कि वो जल जाए, सिर्फ ऊपर से और अंदर से वो कुक नहीं होंगे। क्योंकि अच्छा है कि अगर एक अच्छी सी लेयर बन जाएगी, क्योंकि जस्ट ग्रेवी हमारी रेडी है, इसमें हमने इनको रखना है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हमने दम देंगे, उसके बाद हम क्रीम ऐड कर देंगे। टेंशन वाली बात नहीं है कि वो आपको टाइम नहीं मिला उसको कुक करने का या व्हाटएवर, ऐसा नहीं है कुछ। बिकॉज द फैक्ट इज आप उसको ग्रेवी में भी कुक कर सकते हैं और उसके अंदर फिर जूसेस अब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली बाहर से तो वही वाली चीज़ होती है ना कि एक एक्सटर्नल उसकी अच्छी प्यारी सी लुक आ जाए। और अभी वो हम आपको उसकी लुक भी दिखा रहे हैं कि आप इनको जैसे कह रहे हैं कि एज ए स्नैक्स भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। तो और अगर आपके पास चिमटा या कोई चीज़ है तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि आप उससे फिर इसको जो है वो टर्न वगैरह कर सकते हैं बड़े आराम से। सो चिमटा टाइप चीज़ जो है वो आपको हेल्प करती है, जिससे चिमटा यानी कि जिससे आप रोटी बनाते हैं जिसके दो मुंह होते हैं, उस किस्म की चीज़ जब आप यूटिलाइज करते हैं तो उससे फिर आपकी कबाब नहीं ब्रेक करते। टोंग्स जिनको हम कहते हैं उनसे हम काटते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है एक राइट जी, तो इसको हमने यूटिलाइज कर लिया क्योंकि देखें ना अब हमने टर्न भी बहुत ही डेलिकेटली वो जिस तरह से आप कर रही हैं ना हैंडल, ये यही तरीका है क्योंकि इसको अभी एक साइड कुक नहीं हुई है, ये ना हो ना फिर वो दूसरी तरफ से बिल्कुल ही वो खुल जाएगा। बिल्कुल। सो डेलिकेटली आप इसको हैंडल करेंगे और इसको टर्न भी करेंगे। जो थाई है उसका मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि अगर आप बिल्कुल खाली उसका लेंगे ना, अगर आप जस्ट ब्रेस्ट पीस का लेंगे तो वो बहुत ड्राई हो जाता है। मतलब कबाब ठीक है आपने हांडी में ही बनाना है, बट वैसे कबाबों के लिए हमेशा चाहे बीफ के हों, मटन के हों या चिकन के हों, हमेशा उसके लिए जो है वो फैट पार्ट जिसमें ऐड हो वो वाला ही प्रेफर किया जाता है।
कीमा ले लें, गोश्त ले रहे हैं आप, जब भी हाँ, खुद क्योंकि बनवा रहे चर्बी हैं। बड़ी डालते हैं लोग। जी जी, लोग एक्सेसिव डालते हैं, स्पेशली जो बारबेक्यू होता है उसमें तो अलग से फैट लेके ऐड करना पड़ता है, उसका एक 20% ज़रूरी होता है पोर्शन। अच्छा, लोग कहते हैं 70-30 का होता हाँ है जी, रेशियो। लेकिन वो ये मिनिमम, वो फिर बहुत ज़्यादा, मुझे तो एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा लगता है कि वो एक उसमें फ़ैट का आ जाता है एलिमेंट, लेकिन ये कि हाँ। 70-30 एक नॉर्मली जो हमारा स्टैंडर्ड है वो चलता है। पर 20 तो आप डालें ही, अगर आप थोड़ा सा फैट कॉन्शियस हैं, आप नहीं वो एनिमल फैट इतना कंज्यूम करना चाह रहे, तो देन आप एटलीस्ट 20% तो उसमें फ़ैट ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसका क्या करूँ? इसका बस अब मेरा ख्याल है फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि जस्ट ये इसमें ऐड होनी है, या फिर इसको स्लो कर दें, क्योंकि ग्रेवी रेडी हो गई है बिल्कुल, आप देख लें आपके सामने। इसके अंदर अब आप कबाब डालें, आप इसके अंदर जो भी अपनी बनाना चाह रहे हैं हांडी, एक्चुअली वो आप ग्रेवी इज इसमें द ऐड मोस्ट करें। इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, बेसिक, तुमने तड़का जो तैयार किया उसका हाँ जी, क्या करना है? तड़का ये जस्ट ये देखिएगा, ये बिल्कुल एंड पे मैंने जस्ट सर्विंग के टाइम पे जब बाउल में डाल दूंगी, उसके बाद ये शिमला मिर्च है, टमाटर है, आप चाहें इसमें प्याज ऐड कर लें। ये जस्ट एक थोड़ा सा एक्सेस, उसको कलर बड़ा अच्छा लगता है, आपको पता है ये अगर हम बेल पेपर भी ले लेते हैं तो वो भी कलर एक बड़ा अच्छा आ जाता है उसका भी, तो वो हम एंड पे इसके ऊपर सर्विंग के टाइम पे बस ऐड कर देंगे, तो क्योंकि क्या बेल कबाब पेपर को फ्राई ज़्यादा कर कुक नहीं करके करना। इसके अंदर डालते जाएं? जी क्या जी, करें? आप अंदर डाल दें कबाब, ये वाला ले लेंगे ना हम, अगर ये वाला, तो देन आप इससे कबाब जस्ट अंदर डाल देंगी, और ये हमारे, खैर अभी तो थोड़े से हम ब्राउन ही करें। जी। देयर आर फ्यू कबाब जो हमारे पहले हमने डाले हाँ थे, जी, वो थोड़ा सा ready- कलर आ गया उनका। उनका कलर आ गया। अब चाहे आप एक बार एक बैच निकाल के आप पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लें, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। ये भी ये एक, देखिए ना, निकाल, ये आपके 2 डिशों के अंदर आपकी पूरी डिश तैयार हो जाती है। हाँ जी, और ये आप देखें बजट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा रह जाता है, मतलब आपने कीमा ले लिया, उसमें आपने ज़ाहिर है अनियन भी ऐड करने हैं, सारे मसाले सब कुछ ऐड किया, तो वो आप जब बाहर से लेने जाएंगे, या अगर आप बना रहे हैं, कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, तो कभी कभी नहीं समझ आता कि यार चिकन की रेसिपी हो गई है सारी, चिकन की डिश हो गई है, मटन की हो गई हैं, तो ये डिफरेंट भी हो जाती है थोड़ी सी, और एक ऑप्शन बड़ी अच्छी आ जाती है आपके पास। बिल्कुल। अगेन, things done properly have a different kind of impact. बिल्कुल। Things done improperly, ना तो वो लुक आती है, ना ही नहीं उसका आती, ना टेस्ट टेस्ट आता है। आता है, सही। बात तो टेस्ट का होता है ना। अच्छा, एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि हर बंदे के हाथ में अपना टेस्ट होता है। जी एक ही रेसिपी फॉलो करके कैसे होता है कि एक बंदे का की डिश बड़ी मजे की बनी, जी। एग्जैक्ट वही रेसिपी, वही तरीका, वही इंग्रेडिएंट भी वही पैटर्न, है, हाँ वही जी। तरीके हैं, ये क्या है? ये हाथ का टेस्ट तो होता है, अम्मी ये की तो बनाई बड़े हुई भी चीज़ कहते हैं, हमेशा ज़्यादा मज़े की अम्मी होती है। वो वैसे ही आप कभी भी नहीं बना सकते, आप कितने भी, मैं कहती हूँ बड़े शेफ बन जाएं, कुछ भी हो जाए, तो जो हाथ का जो टेस्ट अम्मी के हाथ का होता है ना उस पर, और फिर कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं, जैसे अब जो पाए अम्मी बना सकती हैं वो नहीं बना सकता कोई, वो टेस्ट नहीं आ सकता, क्योंकि जो वो ऐसे निहारी पाए है, पकने के लिए रखती है कि वो पकते ही चले जी जाते हैं। पकते ही हम कहते हैं बस हो गया बस ठीक, तो हाथ का टेस्ट तो बिल्कुल होता और है, बाय द इसमें वे तो कोई कुकिंग शक- टाइम से भी बड़ा फर्क पड़ता है। हम कुकिंग ये- टाइम, पैटर्न, मेथड, यही सारी चीज़ें होती हैं, अदरवाइज इंग्रेडिएंट्स नमक मिर्च मसाले ही हैं, हर कोई वही डालेगा, इसके अलावा तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड कर रहे। ये लेकिन देखें, ग्रेट, ये हमने डाल दिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमने मज़ीद कबाब जो हैं, हाँ जी, ये ऐड कर दिए, मैं तो वही इसी स्पून तरह वाला जो है ना वो स्पून वाला बेहतरीन ही है सिस्टम आपका, हाँ जी, करूँगी, क्योंकि वो बेस्ट है, ठीक है। बिल्कुल, थोड़ा सा जेंटल और डेलिकेट अंदाज में आपको ये करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि अभी अगर ये हमने थोड़े से फ्रीज़र में रख देंगे ना तो थोड़े से ये सेट हो जाएंगे, हाँ जी। लेकिन अभी एज इट इज़ आपके सामने अभी बने, इनको रेस्ट नहीं दिया हमने बिल्कुल भी, तो इसलिए ये थोड़े से आपको डेलिकेटली हैंडल करने पड़ेंगे। कोई वाली चीज़ है ना, कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं, और आपने थोड़ी देर फोकस के साथ खाना बनाना है। हाँ अपने फ़ोनों की रीलों शीलों की जान छोड़ दें, तो आपके सामने हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इतना ज़्यादा कोई टाइम नहीं लग रहा, बिल्कुल ये थोड़े से टाइम में आपके सामने ही जस्ट हमने स्क्रैच से बनाई है हर चीज़, और किस तरीके से वो ऑलमोस्ट आपके सामने रेडी भी हो गई है। ये देखिएगा कबाब इसके अंदर हमने डाल दी हैं, सिर्फ इनको हमने ढक के 10 मिनट 15 मिनट का दम देना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, उससे होगा कि सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल टेंडर तो हैं ही ऑलरेडी, एंड देन फिर हम इसके ऊपर धनिया और जो जिंजर है उसके साथ हम इनको गार्निश करेंगे, और बाउल में डालने के बाद ही मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी, और ये जो मैंने आपको बताया था कैप्सिकम है, टमाटर हैं, साथ आप प्याज ले लें, ये वाली ज़रा चीज़ें ऊपर से हम एक तड़के में मक्खन में इनको फ्राई करके ऊपर से हम इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ की मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी व्यूअर्स से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे हाथ वॉश कर रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, खाना पकाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाइजीनिकली हिफ्ज़ान सेहत के पॉइंट को याद रखते हुए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप
अपने हाथों को कॉन्स्टेंटली साफ वॉश करें। करते घर हैं। में बनाने हमने का अपने मकसद क्यों ही है। इधर देखो सेट का किचन है, बिल्कुल सेट का किचन है, कौन सा कोई घर का किचन हाँ है, जी। हम यहाँ पे लेकिन भी हम इस पे सोप कोई का, हाथ compromise साफ नहीं करने करते। का, वो सारी चीजें रखते हैं हैं, क्योंकि देखिए खाने की चीज चाहे आप घर पे बनाएं या यहाँ पे बनाएं, खाना तो सबने ही है ना। खाना है और बिल्कुल और जिसने भी खाना है, अब आप नहीं चाहेंगे कि आपको कोई गंदी या मतलब किसी ने गंदे हाथों से खाना बनाया है या जमीन पे गिरी हुई चीज या इस तरह डाल की दिया चीजें बीच में, बगैर वॉश किए वेजिटेबल्स यूज किए हैं, ये सारी बेसिक यार चीजें ये बहुत होता है ऐसे ही, बिल्कुल मैंने और सही कह बाय द रही वे हैं आप। मैंने तो ये बहुत ज्यादा सेट्स पे भी देखा है व्यूअर्स होते सही हुए है। कि हम लोग खाना वगैरह सेट पे बना रहे हैं। अब जो शेफ हैं वो खाना बना रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में मैंने बहुत देखा है कि खाना बना रही है शेफ, उसके बाद वो उधर से ही सब्जी उठाई, नजर आ रहा है कि शिमला मिर्च पे टमाटर पे मिट्टी लगी है, वॉश नहीं हुई, उसको वॉश भी नहीं किया, बस वो ऑन एयर दिखाने की एक्साइटमेंट में आपने उसको उसी तरह कर दिया। तो देखें खाना है उसको आपने वेस्ट नहीं हमने करना, कंज्यूम करना है उसको और बाद अगर में। कोई खाएगा तो वो बीमार होगा, और अगर लोग नहीं खाएंगे तो आधी दुनिया भूखी मर रही है इस वक्त। क्या बनता है कि हम खाने को वेस्ट करें? सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीज़ों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए व्यूअर्स अगर किचन का सेगमेंट भी कर रहे हैं तो किचन के सेगमेंट के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं याद ये रखने बेसिक पॉइंट्स को। यू नो वॉशिंग सबसे पहले हम वेजिटेबल्स वॉश करते अच्छा हैं। मैं चिकन की एक बात बताऊँ, चिकन जो है एज अ मीट आप कच्चा नहीं कंज्यूम कर सकते। बीफ या मटन थोड़ा सा कच्चा हो, फिश भी थोड़ी सी रॉ हो तो उससे आप बीमार नहीं होते अगर वो फ्रेश हो, लेकिन चिकन कच्चे खाने से इंसान बीमार हो जाता है। विच मीन्स कि आपने चिकन जिस प्लेट में रखा है या जिस चीज़ में आपने उसको कट किया है, चॉप किया है, उस पर आप फ्रेश सब्जियां काट के सलाद नहीं बना सकते। नहीं कर सकते। आपने चिकन की कटिंग वगैरह सारी चीज़ करने के बाद आपने ग्लव्स पहने थे, आपने वो ग्लव्स उतारे, मैंने भी चिकन के कबाब उधर रखे, मैंने हाथ धोया, और अभी भी जब मैं किचन का ये सेगमेंट क्लोज करके अभी ब्रेक के बाद उधर जाऊंगी सेट पे तो हाथ धो के जाऊंगी एक दफा फिर, बिकॉज हजार चीजें होती हैं, हम अपना हाथ मुंह में डाल लेते हैं, ये तो जैसे मुंह पे लगाते हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। हाइजीन इज मोस्ट फूड इंपॉर्टेंट। सेफ्टी प्रिंसिपल्स, ये तो हम लोगों को एक फर्स्ट स्टेप, बाकी सारी छुरी पकड़ने से भी पहले ये चीज़ें सिखाई और बताई जाती हैं। बिल्कुल कि आपने जाहिर बात है रॉ मीट को हैंडल करना है, आपने फिर वेजिटेबल्स, आपके कटिंग बोर्ड सेम नहीं होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल हमें घर पे भी रखना चाहिए। बिल्कुल। तो इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनसे बात करेंगे अगेन वही जो हम बात कर रहे हैं कि क्या इंसान को अपनी डिसीजंस खुद लेने की इजाज़त होनी चाहिए। इंसान से मुराद एक यंग बच्चे को या यंग पर्सन को। खैर कबाब भी हमारे फ्राई हो गए हैं तो हम इनको अब निकाल लेते हैं और उस दौरान आप लोग ब्रेक में जाएं तो हम अपने काम को मुकम्मल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है? क्योंकि हमारा एक बड़ा ही टैलेंटेड बच्चा आज शो पे आया है। पहले भी आपकी इनसे मुलाकात की, इन्होंने एक मेरा स्केच बनाना शुरू किया था ऑन एयर और फिर मैंने कहा कि मुझे दे दो, तो उसने कहा कि आप ही इसको मुकम्मल तो करने दें, आर्टिस्ट का काम 15-20 मिनट आधे घंटे में नहीं होता, ये ज़रा टाइम लगता है, फिर वो बंदा उसको फ्रेम करता है, 100 और चीज़ें करता है। सो खैर कुछ आपको आइडिया हो ही गया होगा। पिछले दिनों मैंने इनकी वीडियो भी रीपोस्ट की जिसमें ये मेरे ही स्केच को कंप्लीट कर रहे थे। हमारे साथ हैं साहिबजादा मुनादी अहमद, बहुत ही टैलेंटेड और बेहतरीन आर्टिस्ट। ऑयल पेंटिंग, स्केचिंग एंड चारकोल आर्ट में ये बहुत महारत रखते हैं। क्या हाल हैं आपके साहिबजादा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसी हैं सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सबसे पहले तो जो आज का टॉपिक है मैं उस पर आपका ओपिनियन चाहूँगी, क्योंकि टॉपिक एक्चुअली मैंने आपकी वजह से रखा। सोचो ठीक, आपके साथ मेरा सेगमेंट है लेकिन टॉपिक मैंने बेसिकली आपकी वजह से रखा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई कि हमने खुल के बात नहीं की। देखो हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं, पाकिस्तान में, साउथ एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये ऐसे 4-5 ममालिक हैं। यहाँ पे अगर बाप वकील है तो बेटा भी वकील है, तो फिर उसके बेटे को भी वकालत के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा अगर एक डॉक्टर है तो फिर सारा ही ख़ानदान डॉक्टरों का है, माँ भी डॉक्टर थे, बहन भी डॉक्टर थे, पुत्र भी डॉक्टरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद क्या फेस किया, और उससे पहले ये बताओ कि क्या पेरेंट्स को बताना चाहिए बच्चों को कि वो क्या करें? देखिए पहले तो ऐसे ही होता था। बिल्कुल, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को अपने बच्चे में हुनर देखना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी किस लाइन में ज़्यादा कमाल कर सकता है। सबसे पहले तो ये पेरेंट्स को करना चाहिए कि वो मोटिवेट करें अपने बच्चों को, ठीक है, इससे रिलेटेड कि वो क्या करना चाहते हैं। हमारे माशरे में पाकिस्तान, इंडिया, ये जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं जो अभी जिस तरह कि हम बताया कि श्रीलंका वगैरह,
इसमें क्या होता है कि माँ बाप जो हैं वो हालात को देखकर, अपने माहौल को देखकर, दुनिया क्या कहेगी, हमारा माशरा क्या कहेगा, इस चीज़ को सबसे पहले सामने रखते हैं और उसके बाद फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या हमने इंजीनियर बनाना है। बच्चे को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, उससे पूछा भी नहीं जाता कि बेटा आप क्या करना चाहते हो या बेटी आप क्या करना चाहते हैं, और हम उसको कह देते हैं कि भैया आपने बड़े होके जी है आपने इतने परसेंटेज मार्क्स लेने हैं और आपने फिर डॉक्टर बनना है। अब वो उसको लाजिम बात है, अब माँ बाप के सामने अक्सर बच्चे जो होते हैं वो हमारे जैसा एशिया के रहने वाले हैं, वो एक रिस्पेक्ट में माँ बाप की ख्वाहिश के आगे सर झुका लेते हैं और फिर वो उस चीज़ को लेके चलते हैं जिस पे उनका कोई शौक़ नहीं है और वो फिर रह जाते हैं। बात मैं हमेशा नाती बेटा, मुझे हमेशा यही लगता है कि ज़बरदस्ती जो भी इंसान चीज़ करता है ना, वो बंदा इतनी बेदिली से करता है कि अगर इंसान ने इस लेवल पे पहुंचना है कामयाबी के अपनी फील्ड में, तो वो यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता उस फील्ड में जो उसे ज़बरदस्ती फोर्स किया गया है। पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है। मैंने बड़ी कोशिश की, बाय द वे खुद भी मैंने 6 महीने, बाय द वे लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि 6 महीने मैंने मार्केटिंग फर्म के साथ काम भी किया, और मेरी क्योंकि बकवास कर लेती हूँ और क्योंकि मेरा काम भी मार्केटिंग और सेल्स का था, मोर सेल्स एंड मार्केटिंग, तो मैं विद इन 6 मंथ्स जो हैं वो रीजनल हेड बन गई, अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की हुई। लेकिन दिल नहीं था मुझे। हर वक्त ये होता था, मैं ऑनलाइन देख रही होती थी कि अगली ऑडिशन कहाँ पे है, कहाँ पे जाके मैं ट्राई कर सकती हूँ, और फिर कोई मेरा बड़ा काम भी होता था तो वो काम करते हुए मैं दिल पे पत्थर रख के बैठी होती थी कि यार इस वक्त मैं फलां ऑडिशन पे जा सकती थी लेकिन मैं फंसी हुई हूँ काम के ऊपर। तो उस काम से नफरत हो गई मुझे। बिल्कुल, इसमें हकीकत है। मैं आपको एग्जांपल अपने ही पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट से दे सकता हूँ, जो इस्माइल गुल जी हमारे बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। जी जी। अब अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें, उन्होंने स्टडी क्या किया है, तो उनकी स्टडी का आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो बेसिकली इंजीनियर उन्होंने किया था, ठीक है, और आगे जाके जाहिर सी बात उन्होंने शौक़ के तौर पे उन्होंने आर्ट को लेकर, पेंटिंग को लेकर फिर आगे चले और उन्होंने नाम उसमें बनाया, जबकि उनके घर में डिग्री जो है उनकी दीवार पे लगी होगी इंजीनियरिंग की। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमारे लिए कहते हैं कि ये औरों के लिए भी एक सबक भी होना चाहिए और इससे वो लोग मोटिवेट हों। भाई मेरा पॉइंट ये कि व्यूअर्स, ज़बरदस्ती तो वैसे ही किसी को नहीं पसंद। आप चाहे बच्चे की बात कर लें, चाहे आप बड़े की, क्या कहते हैं, बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करोगे वो ज़िद्दी हो जाएंगे, वो ज़िद पकड़ लेंगे। तो जब एक इंसान बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा खुद मुख्तार हो जाता है, शायद टीनेज की उम्र में बंदा काबू में आ जाए, लेकिन उसके बाद आपको पता मनाती बंदा नहीं आता, और फिर आगे जाके जब बच्चा बागी हो जाता है या माँ बाप से कट ऑफ हो जाता है तो वो फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अपनी कहानी बताओ मुझे। मेरी कहानी, घर वालों की क्या ख्वाहिश थी, घर वाले करते क्या हैं, तुसी फिर एस पास से निकल आए, व्हाट्स द स्टोरी? बेसिकली मैंने पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में सब आर्टिस्ट हैं। मेरी अम्मी जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं, सिस्टर्स वगैरह भी इसी फील्ड में अम्मी को देखते हुए चल पड़ी। लेकिन बेटा आई एम सॉरी, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनकी सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होती है। मेकअप वो हर औरत ऑलमोस्ट करती है और आजकल तो मर्द हजरात भी कर रहे हैं। सो मेकअप तो ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन हर बंदा पेंटिंग नहीं खरीदता, हर बंदा स्केच नहीं बनवाता। बिल्कुल, ये आर्ट की फील्ड में भी तो आपने सबसे औखा काम चूज़ किया। आर्टिस्ट, मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्टिस्ट जो होता है ना वो एक अगले की कला को समझ सकता है। अब अगर हम कहें कि यार एक डॉक्टर जो है वो मेरी सिचुएशन समझे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई आर्ट से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से हो, लेकिन आर्ट से रिलेटेड हो, तो वो मेरी कंडीशन को समझ सकता है कि ये अगर इसमें कमाल करेगा तो ये इसका स्कोप है आगे। अब मेरी फैमिली, मेरे ख़ानदान वाले जो बाकी हैं, मेरे जो फैमिली ख़ानदान वाले, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि ये लड़का होकर किस फील्ड में जा रहा है, आगे जाके क्या करेगा, पाकिस्तान में कौन आर्टिस्ट ऐसे हैं वो पुराने जिनके बस 2-4 नाम ले लेते, कहते उसके बाद क्या हो रहा है, पाकिस्तान तो वैसे ही जिस तरह के हालात में है, तो इसको किसी और फील्ड में। और मैंने काफ़ी चीज़ ये फेस भी किया। मतलब मेरे घर वाले मेरे कहने पे तो कहते थे कि ठीक है कर लो, लेकिन फिर जो दुनिया वाले कहते थे फिर उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता कि नहीं यार ये ना करो, कुछ और कर लो, ये कर लो। इवन कि मैंने बीकॉम में एडमिशन भी ले लिया और मैं यकीन माने मैं 3 महीने में वहाँ से भाग गया। मैं कहा मैंने नहीं करना ये, मैंने बीकॉम छोड़ दिया स्टडी। मैंने कहा मैंने नहीं करना, अगर करना है तो मैंने अपनी ही फील्ड को लेके चलना है। शुरू में मुझे मुश्किलात का सामना था, मेरे घर वालों से भी कुछ मुझे मुश्किलात का सामना पड़ा। जैसे कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। वो कहते कि नाराज़गी कर लेते कि भाई पढ़ाई तो मुकम्मल कर ले पुत्र, फिर जो मर्जी करना है कर लो। मैं बेसिकली इसमें स्टडी ही आगे इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मतलब जैसे मैं BS फाइन आर्ट्स मैंने किया, मैं इसी को आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था। जैसे मैं स्टार्टिंग इंटरमीडिएट के बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं किसी और फील्ड में चले जाओ, इसका स्कोप नहीं है,
काफ़ी लोगों के या एग्जाम्पल अगर ये करना है तो ये शौकिया कर लो, लेकिन बात ये है कि मुनादिया आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आज अब आर्ट की फील्ड इतनी कम्पिटिटिव हो गई है, पहले से करोड़ गुना ज़्यादा, क्योंकि अब डिजिटल आर्ट भी आ गया और 100 और किस्म की चीज़ें आर्ट के अंदर आ गई हैं। सो द पॉइंट इज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो लोग कहते हैं कि भाई शौकिया या टैलेंट के बेस पे कर लो, डिग्री आपकी कहीं और की होनी चाहिए, किसी और चीज़ की होनी चाहिए। फ़ाइन आर्ट्स की जगह आप वकालत कर लें, आप इंजीनियरिंग कर लें, आप किसी और फील्ड की तरफ चले जाएं, इसको मेन फोकस ना बनाएं। ये आज भी सोच है लोगों की। बिल्कुल आपके अपने घर वालों की तो खुद आर्टिस्ट है। बिल्कुल। असल में लोगों का ये भी होता है कि अगर हम किसी और फील्ड में भी चले गए तो जिस तरह का हमारा हालात है, इंसान उस काम में स्टक हो जाता है, उसको फिर अपने शौक़ को टाइम ही नहीं दिया जाता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स। एक बंदा, आपकी एज क्या है बेटे? मैं 31 की एज का एक लड़का है, वो आज पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क स्टेट चैनल पे बैठ के अपने टैलेंट को भी दिखा रहा है। पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा आ रहा है ये बच्चा, ठीक है। अब यही बच्चा अगर अब मार्केटिंग या बिज़नेस की किसी फील्ड में चला जाता, क्या वो यहाँ पे बैठता? क्या उसे स्टेट चैनल पे पजीराई मिलती? क्या प्राइवेट सेक्टर में इसको पजीराई मिलती इन द फील्ड एज फार एज आर्ट, एज फार एज मार्केटिंग या बिजनेस या जो भी इज़ कंसर्न? सो बात ये है कि अपने ही एरिया में अपनी इज्जत बनाई ना। बिल्कुल ऐसा ही। और इस उम्र पे अगर इस पॉइंट पे पहुंचे हुए हो तो 10 साल बाद क्या होगे? बिल्कुल, यही तो बात है। अब यकीन माने कि मुझे जिन जिन लोगों से क्रिटिसिज्म का मुझे फेस करना पड़ा, आज वही मुझे इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि भाई आप तो PTV पे गए हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न से। तो वही जिनसे मुझे पता चलता था, जो नेगेटिविटी जिनके अंदर से निकलती थी मेरे लिए, या मुझे उनसे ठीक मुझे भी वाइब्स नहीं आते थे, क्योंकि उनकी एक सोच ही ऐसी थी कि यार ये क्या कर लेगा। लेकिन आज वही बैठे हैं, हालांकि कुछ में से डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, अपनी अपनी फील्ड्स में हैं, लेकिन वही है कि उन्होंने जस्ट वही स्कोप को देखे कि यार इसका स्कोप है। फिर इसमें फिर ये हो जाता है कि ज़ाहिर सी बात है, स्कोप अगर है तो फिर उसमें फिर कंपटीशन आ जाता है, फिर वो ही सिर्फ नहीं जा रहा उस फील्ड में, फिर बहुत से आ रहे हैं और फिर वो कामयाब होते हैं जो अपने शौक़ से डॉक्टर बना है या अपने शौक़ से इंजीनियर बना है, वही इसमें नाम लेके चलें। स्कोप के पीछे जाने वाले बेचारे उधर के उधर ही रह गए हैं और बस एक ऑर्डिनरी सी लाइफ गुजार रहे हैं। थोड़ा सा अपने रब के ऊपर भी यकीन रखें, बल्कि बहुत सा रखें कि ये वो तो आप पहले है मेहनत सबसे। करेंगे, एफर्ट करेंगे तो रब ताला आपको कामयाबियों से नवाजेंगे। क्यों नहीं नवाजेंगे? अनलेस वो आपके हक में बुरा है, मगर फिर उसके एवज़ भी आपको कुछ बेहतर मिल जाएगा। तो टेंशन किस चीज़ की है? मेहनत करनी है, शर्त ये है। बिल्कुल। और सिंसियरिटी के साथ, ये नहीं कि बस लगे हुए हैं और लोगों को भी बर्बाद करते जा रहे हैं। अपने काम पे तवज्जो दें, अच्छे तरीके से करें, फोकस के साथ करें, अच्छी नीयत से करें, अल्लाह ताला आपको सुरखरू करेंगे। ये बताइए कि ये जो आप काम करते हैं, इसमें रोज़ी रोटी कमाने के क्या क्या मौके हैं? देखिए एग्जीबिशन का तो पता ही है ना, आर्ट बनाया बेच दिया, और क्या क्या तरीके हैं? जैसे स्केचिंग करते हैं आप। जी। देखिए शुरू में पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तब तो बहुत ऑब्वियसली सारों को बहुत मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब एक ये हमारे पास एक आसानी का रास्ता है। तो अब आपका काम अगर बेहतर है, मेरे बहुत से ऐसे क्लासमेट्स हैं जो अपना काम करते हैं लेकिन वो मुझे आगे से कहते हैं कि यार हमें कोई ऑर्डर दे दो, या और फिर मैं अक्सर उनके क्योंकि उनकी जो प्राइस लिस्ट होती है वो मुझसे मैं कहता हूँ कम रखो, ताकि आपका काम जो है अगले बना सके। क्योंकि शौक़ बहुत लोग रखते हैं कि भाई हमने स्केच बनवाना है, लेकिन अफोर्ड हर कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है कि फिर अगर आपके काम में कमाल है, अगर एक देखने वाले का जो नज़र है वो उस चीज़ को पहचान रहा है कि आपके आर्ट के अंदर की गहराई क्या है, तो वो फिर आपको कहते हैं कि ये एक शौक़ है। बेसिकली इससे किसी की पेट नहीं भरता स्केच से, एक आर्ट से, लेकिन ये एक शौक़ है और शौक़ का कोई मोल नहीं होता। क्या खूबसूरत बात की। अच्छा आज क्या बनाओगे बेटे? आज मैं जो सोच कर आया था, मैंने आपकी बेटी जो है नूर बानो, मानो की तस्वीर बनेगी, उसका मैं स्केच बनाऊंगा। उसकी स्केच बनेगी। तो मैं हमारी टीम ने को अपनी मर्ज़ी से तस्वीर सेलेक्ट की है। अच्छा जी, ये नूर बानो की 4th बर्थडे की व्यूअर्स तस्वीर है हमारी बानो गर्ल की। 9th ऑफ अक्टूबर को नूर बानो की बर्थडे थी, तो वो एक तस्वीर है, वो तस्वीर आपके साथ भी शेयर कर दी गई है। तो इस तस्वीर को अब आप स्केच करेंगे, राइट? मैं इसको अपने अंदाज में बिल्कुल अपने अंदाज में करेंगे, क्योंकि आपका अपना अंदाज है, और जो मेरी बनाई है वो भी दिखा दें हमारे व्यूअर्स को। आइए, आई लव दिस, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वीडियो से कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत जो है वो इन पर्सन देखने में मिल रही है। और व्यूअर्स, ये जो आपने किया ना, ये डिपिक्ट करता है हमारे जो अंदर के ज़ख़म जो होते हैं, उन पे हम जो मरहम लगाते चले जाते हैं। देखिए हर इंसान अपनी ज़िंदगी के जिस भी स्टेज पे पहुंचता है वो कुछ एक्सपीरियंसेस से पहुंचता है, और एक आर्टिस्ट ही अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट आपकी नज़रों में नज़रें डाल के
पहचान लेता है कि आपके अंदर क्या है और फिर उसको तख्लीक कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। यही तो खूबसूरती होती है एक स्केच आर्टिस्ट की। तो बॉस अब आप अपना काम स्टार्ट कर ये लें। आपके लिए gift मेरे है। लिए रखने के जी, लिए ये थैंक आपके यू सो gift मच। के लिए। तो ये फिर मैं लगा के आपको तस्वीर भी भेजूंगी, फिर आपने भी अपने सोशल मीडिया पे लगानी है जी, कि मैंने ठीक। अपनी आप ही की तस्वीर ठीक बनाई। हो गया। चले जी, आप अपने काम को स्टार्ट कर लें और हम व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये जो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इन्होंने बनाई है मेरी, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और यहाँ पे ले आती हूँ ताकि मैं भी इसको आराम से पकड़ूँ। आई एब्सोल्युटली लव इट। बात ये है कि टैलेंट आपने किसी इंसान का देखना है और किसी इंसान की डेडिकेशन देखनी है, तो ये जो साहिबजादा साहब हैं हमारे, बहुत ही लाडले, बहुत ही प्यारे, और नादी अहमद इज़ द आर्टिस्ट टू लुक आउट फॉर व्यूअर्स। सीरियसली आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पे हम अक्सर आर्टिस्ट वगैरह को, बड़े सीनियर आर्टिस्ट को बुलाते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू यंग आर्टिस्ट जिनको देख के मैं खुद इम्प्रेस हुई हूँ, इसका पैशन और इसका टैलेंट देख के। थैंक यू मैम। ऑन एयर कह रही हूँ, मेरा बच्चा बहुत सुरखरू होगा इंशाल्लाह। चलो आप अपना काम स्टार्ट कर दो व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हमने खाने की फील्ड की बात की, तो जब खाने की फील्ड की बात करते हैं, शेफ़ आमना इलियास ने भी अपनी मामलात शेयर किए हमारे साथ, बल्कि मेरे ख्याल से कुछ हम किचन से रिलेटेड भी काम करने जा रहे हैं। आपकी मसाला कबाब हांडी रेडी है, तो वो भी हम अभी सर्व कर देते हैं और उसकी भी प्रेजेंटेशन कर देते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स बात मज़ीद करेंगे अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना, यानी कि जो आपका शौक़ है, जो आपके अंदर की आवाज़ है, आप किस तरीके से उसको अपना रोज़ी रोटी के का एक तरीका बना सकते हैं। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है शाज भाई, हेलो एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे प्यारे टैलेंटेड ब्रिलियंट यंग बॉयज हमारे, इनको देख के मुझे दिल से खुशी होती है। कुछ लिटरली ये लोग अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, आई थिंक FA कर रहे थे तुम लोग कि क्या कर रहे थे, कि मैट्रिक कर रहे थे। पहले मुझे ये बताएं, मुझे देखें या इसको देख? नहीं, वो उसको तो बंदा देखे कैसे, वो बालों के झाटे में घुमा हुआ होता है कहीं ना कहीं। ये सुनना चाह रहा हूं। वैसे तुमने कहा ना वो काले बालों के घुंघरुओं की जो तुमने बात की, मैंने कहा लग रहा है आज उसके लिए गाना गाया जा रहा है, और फिर ऑफ कोर्स हमजा शेख के लिए गाया जाएगा। काली कमीज उन्हीं की खुला वाली नहीं है, लेकिन प्यारे डब्बों वाली। अच्छा, सो ऑफ कोर्स द ब्रिलियंट शाज बैंड, ज़मीर खावर एंड दानिश मुमताज़, टू वेरी टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट यंग पीपल। आज इनको एज सिंगर्स नहीं बुलाया, एज अ बैंड नहीं बुलाया व्यूअर्स, आज इनको उन यंग मेन के तौर पे बुलाया कि एक ही घर के दो बेटे जब गाने की और म्यूज़िक की फील्ड की तरफ आते हैं तो कितनी को कमबख्ती इनके ऊपर आई होगी और कितने को छितर पड़े होंगे और क्या हुआ होगा। इनकी स्टोरी ऑन एंड ऑफ हम डिस्कस कर चुके हैं छोटे छोटे पोर्शंस में, लेकिन अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का एक बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल ये दोनों यंग मैन हैं। एंड ट्रस्ट मी व्यूअर्स, मीडिया ने इनकी कोई खास सपोर्ट नहीं की, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने जो अपनी जगह बनाई है इन स्पाइट ऑफ द मीडिया बनाई है, बिकॉज ऑफ द मीडिया नहीं बनाई, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने को। एक ब्रिलियंट यंग मैन जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरा बहुत लाड है इनसे। वैसे तो इनसे मुलाकात काम की ही वजह से हुई थी, लेकिन उस काम के डायनामिक की वजह से कितना प्यारा ताल्लुक बन गया। जी बिल्कुल। और क्योंकि हमज़ा की भी स्टोरी कुछ हद तक मैं जानती हूँ, बल्कि काफ़ी हद तक जानती हूँ, घर का बच्चा है अब हमारा। सो हमज़ा शेख भी हमारे साथ हैं, ए ब्रिलियंट शेफ़ एंड ए ब्रिलियंट टेलीविजन पर्सनैलिटी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, एक नया बच्चा आज हमारे शो पे आया है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड सा। तो आज हमारे साथ एक ऐसी यंग लेडी हैं जिन्होंने अपना बैचलर्स किया मीडिया साइंसेज में, फिर डिप्लोमा किया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ कुलिनरी आर्ट्स दुबई से। आप एक बेहतरीन, अगर हमें केक, इनको केक आर्टिस्ट, वैसे तो पेस्ट्री शेफ है, बट अगर हम इन्हें केक आर्टिस्ट कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। तो आज मैंने सोचा कि आर्टिस्ट को ही बुलाते हैं सेट के ऊपर, और क्योंकि हमारी जो बरादरी है ना, वही सबसे टफ टाइम से गुजरती है। आई एम ऑब्वियसली ओल्डर देन ऑल ऑफ देम, बट अब ये अगली जनरेशन है और उससे अगली जनरेशन है, तो ये क्या कर रहे हैं और ये क्या टफ टाइम से गुजर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सीनियर्स की स्टोरी ज़रूरी है, लेकिन जिस चीज़ से हमारी यंगर जनरेशन गुजरी है, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो सबूर कियानी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सबूर। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जितना प्यारा नाम, जितना प्यारा चेहरा, उतनी मीठी आवाज़ माशाल्लाह से। तो सबूर बेटा, आज आपसे भी हम जानना चाहेंगे पैशन को प्रोफेशन बनाने के बारे में। जी बिल्कुल। क्योंकि ये आप फुल टाइम एज अ करियर कर रहे हो, राइट? और आप ये कहाँ पे काम कर रहे हो? लाहौर, दुबई में। दुबई में।
सो भाई हमारे साथ इंटरनेशनल शेफ है, क्या बात। हल्का नहीं लेना हमारी लड़की को, साइज में छोटी है, वैसे भी हल्की है, लेकिन काम में हल्की नहीं है। नहीं आई एम श्योर। इस सिंगल पसली की तरह ये जो आप दोनों के बीच में सैंडविच हुआ बैठा है, ये भी टिकी पैक पावर पैक है हमारा। सो आपसे भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन किचन में शेफ आमना इलियास आप भी बता दें, क्योंकि इसके बाद अब मैं आप पे तवज्जो नहीं देना चाहती, क्योंकि हम लोग जो है ज़रा परे हो जाते हैं, बच्चों को ज़रा आगे आने देते हैं। सो जी खाना हमारा रेडी हो गया है और कबाब मसाला हांडी बनाई थी, आपके सामने कबाब बनाए हैं एंड देन उनको अब हमने तड़का लगा के और जस्ट फाइनली क्रीम ऐड करके सर्विंग के लिए रेडी कर दिया। मुझे एक बात बताएं व्यूअर्स, क्या खाना आर्ट से कम है? खाना भी तो एक आर्ट फॉर्म है, खाना खाना नहीं, लेकिन जब आप खाना तैयार करते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं, हमने क्यों सबूर को एक केक आर्टिस्ट कहा? क्योंकि बना तो सभी लेते हैं चीज़, लेकिन उसको खूबसूरती से प्रेजेंट करना। हमजा, योर बेकरी, द लेवल ऑफ स्टफ दैट यू क्रिएटेड ओवर देयर, और जिस किस्म की चीज़ें आपके आउटलेट से मिलती थी, अनबिलीवेबल थी। बिल्कुल। एंड मतलब मैं हैरान हो जाती थी कि मैं आपको कभी 2 घंटे पहले फ़ोन करती थी, कहती थी आप फिक्र ना करें, अब मैं कर दूंगा, पहुंच बिजी जाएगा, हो जाएगा। और लिटरली अगर 2 घंटे बाद चीज़ चाहिए होती थी तो 1.5 घंटे के बाद मेरे घर पहुंच जाती थी। बिल्कुल। इनकी जगह गुलबर्ग में, मेरी जगह डिफेंस में, मतलब लाहौर के एक तरह टीम से वर्क होता है ना साथ, आपके वर्कर्स भी अगर आप अच्छे तरीके से उनको ट्रेन करो और लेके चलो तो फिर आप अच्छा काम कर पा रहे होते हो। और बात ये कि जस्ट बिकॉज ये क्रिएटिव फील्ड्स हैं व्यूअर्स, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोफेशनल फील्ड नहीं है। आज यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये भी प्रोफेशनल काम है। ट्रू। सो बिकॉज वो इज द न्यूएस्ट पर्सन ऑन द सेट, उनसे पहले जान लेते हैं। जी बेटा, क्योंकि ये आपका पैशन है और आपने वैसे तो अपना बैचलर्स किया मीडिया साइंसेस के अंदर, फिर आप इस तरफ निकल आए, अपनी कहानी ज़रा शेयर करो और क्या इश्यूज फेस किए जब इस तरफ आ रही थी? तो एक्चुअली मुझे ना शौक बचपन से ही था कि बेटा अभी भी बचपन ही है, और कितना को बचपन नहीं, जब मैं इस फील्ड को मैं सीरियस नहीं लिया, मैं स्टार्टिंग में किचन में जाकर उल्टे पुल्टे चीज़ें बनाकर लेकर आ जाती थी, और मैं बैचलर्स तक मुझे ये पता नहीं चला था कि ये मेरा पैशन है। मैं करती रही थी, अपना बैचलर्स भी स्टार्ट में किया, बैचलर्स में पापा ने मीडिया साइंस में डाल दिया, जो पापा ने बोला मैंने कर दिया, बिकॉज मुझे कुछ खुद नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। तो मैं बैचलर्स किया और उसके बाद उसी दौरान में ये सब बेकिंग वेकिंग भी करती थी और इवेंट्स, और मुझे यूनिवर्सिटी से ही पता चला कि मेरा यही टैलेंट है। यूनिवर्सिटी में जब इवेंट्स होते थे, मैं केक्स एंड कपकेक्स बनाकर लेकर जाती थी फॉर द इवेंट्स, एंड वो मेरी टीचर्स एंड एवरीवन वाज देख रहे थे। वो ये पूछते होंगे कि ये कहाँ से खरीदा है, ये कहाँ से लाई हो? हाँ, वो मैं कहती थी मैं खुद बना कर आई हूँ, और उनको पता था कि ये इसको शौक है। लाइक किसी भी चीज़ में मैं केक बना कर लाऊंगी, मैं ब्राउनीज बना कर लाऊंगी, लाइक कोई भी क्लास में का कबाड़ा होता चला जाए फाइनेंशियली, क्योंकि ये कोई इंग्रेडिएंट सस्ते तो नहीं होते। जी, नेचुरल कॉलिंग उनको आ रही थी कि मैंने ये करना है। हाँ, तो मेरी मामा ने सबसे पहले नोट किया कि ये तो मीडिया पढ़ती नहीं है, ये तो बेकिंग में हर वक्त लगी रहती है। हम पापा को बोलती थी हमने इसको गलत फील्ड में डाल दिया है, ये तो बेकिंग में है, इसको बेकिंग में है। पापा ने कहा नहीं, बेकिंग हॉबी है, इसको फील्ड नहीं ये। और दूसरी बात, ये आज तक कॉन्सेप्ट लोगों के जहन से नहीं निकला कि हांडी रोटी पकाना कोई काम तो नहीं है। हाँ, वो भाई सबसे अहम काम ही है। आप किसी भी चीज के साथ के बगैर सर्वाइव कर सकते, खाने के बगैर नहीं कर सकते जी। और देसी लोग, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के पैलेट्स इतने डेवलप हो गए हैं, अब तो खाना खाने से बड़ी कोई फील्ड नहीं है। जी बिल्कुल। तो एज एज ऑफ 20 मैंने वो स्टार्ट, मेरे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स ने, मतलब कि क्लासमेट्स ने ही मुझे बोला कि तुम बनाती हो तो पेज बनाओ इंस्टाग्राम ऑब्वियसली हमारी एज का तो इंस्टाग्राम चलता है, तो इंस्टाग्राम में हमारी एज का भी थोड़ा चल ही रहा है। जी इसको भी आदत है ना, थोड़ा सा छेड़ लूं एक्स्ट्रा इस बच्चे को। हाँ जी, तो वो इंस्टाग्राम पे मैंने पेज बना दिया और विद इन अ वीक मुझे ऑर्डर आ गया। अच्छा। 2 ऑर्डर क्लासमेट से ही आ गए थे, एंड मुझे नहीं पता था जब मैंने पेज बनाया था वो बिजनेस के तौर पे मैं बना रही हूँ, इट जस्ट अपना काम प्रमोट करने के लिए जो कि मैं बनाती हूँ। और तो जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि एजुकेशन ज़रूरी होती है हर चीज़ में, इवन इफ़ यू डू बेकिंग और कुछ भी। तो उन्होंने मुझे ICCA में डाल दिया। फिर मैंने बैचलर्स करके कंप्लीट करके मेरे हुआ कि अब स्टडीज़ ख़त्म हो गई, उन्होंने मुझे बीडिया इसमें डाल दिया फिर से कि बेटा तालीम का सफ़र तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, शेफ़ के लिए तो कभी भी नहीं ख़त्म होता। तो मैंने ICCA से फिर ये डिप्लोमा किया 6 मंथ्स का, और मेरा अभी भी पैशन केक को डेकोरेट करने का है, मगर फिर पापा ने कहा कि नहीं, मुझे वो अभी तक भी उसकी स्टडी मैंने अभी तक नहीं की जिसकी केक को डिज़ाइन करने की, वो अभी आगे पता नहीं कब करनी है, बट वो खुद ही से यूट्यूब से ही इंसान होता है ना कि कहता है यूट्यूब से आप कितना सीख लोगे, कितना कोई इंस्टीट्यूट। मैंने वो जो केक आर्टिस्ट हूँ मैं जिसको मैं कहती हूँ केक आर्टिस्ट, वो मैंने सब यूट्यूब से सीखा है।
सही, समझ आ गई। सो ऑसम। और घर वालों की इनिशियली ज़रा सी हेजिटेशन थी, लेकिन फिर वो एक सपोर्ट में चेंज हो गई। हाँ, वो स्पोर्ट में ही था, उनको पता भी नहीं चल रहा था ना कि ये बेकिंग करना क्या होता जा रही है। हाँ। सही। सो अब एक ये भी बात है कि कभी कभी आपको खुद भी नहीं पता चलता, लेकिन हमजा आप तो प्योरली बिजनेस फैमिली से बिलोंग जी। करते हो। तो मेरे लिए तो मैंने कहा एक दफ़ा ये फील्ड कनेक्ट कर लेते, फिर म्यूजिक की तरफ आते। बिल्कुल, देखें मेरे लिए तो और डिफिकल्ट था। देखें एक जहाँ बिल्कुल लोहे का, स्टील का, राइस का, टीआर गार्डर प्रॉपर्टी इस तरह के काम होते हों, वहाँ पे एक लड़का वन फाइन डे उठ के कहे कि मैंने शेफ़ बनना है, तो वो बड़ा, और पंजाब की साइड पे लाहौर में एक बड़ी देसी सी बिजनेस फैमिली से, तो बड़ा अनकन्वेंशनल समझा जाता है, एक नॉर्मल चीज़ नहीं समझी जाती थी। आज से 10-12 साल पहले तो बिल्कुल ही नहीं समझी जाती थी। अब तो फिर बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं सोशल मीडिया की वजह से, और ये नई ऐप्स और ये नए लोग जो आके इंस्पायर कर रहे हैं, जिस तरह हो सकता है मैंने भी आज तक किसी को इंस्पायर किया हो। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं बाहर गया मास्टर्स करने के लिए एंड मैंने आर्किटेक्चर शुरू किया, और वहाँ पे मुझे ऑल्टरनेट कोर्स प्रोग्राम में मुझे ऑफ़र हुआ culinary। तो जब मैंने शुरू किया एंड इट वाज माय कॉलिंग, जिस तरह वो अभी बता रही थी कि मैंने कुछ पढ़ा और फिर मैंने कुछ और किया, तो फॉर 6 months आई वाज डूइंग आर्किटेक्चर एंड देन आई गॉट इनटू culinary एज ऑल्टरनेट कोर्स प्रोग्राम एंड देन आई डिड मास्टर्स इन फूड एंड culinary आर्ट्स। लेकिन एक सेकंड, मैंने अभी फैमिली की बात करनी है, लेकिन मुझे एक लम्हा दीजिएगा। सबूर बेटा, आप क्या स्टार्ट करने लगे हो अभी? मैं कुनाफा चॉकलेट ब्राउनी, दुबई की वायरल चल रही है जो कुनाफा चॉकलेट चल रही है, हर जगह आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे, चॉकलेट ब्रेक करते हैं तो वो कुनाफा निकल जाता है। हाँ बिल्कुल, वो मैं बनाने लगी हूँ। वो मैंने वो चॉकलेट्स देख कर ही इंस्पायर्ड ब्राउनी बना रही हूँ, बिकॉज इट्स चॉकलेट एंड देन ब्राउन, वो चॉकलेट एंड ब्राउनी इज द सेम, राइट? ठीक है। लाइक चॉकलेट का टेक्सचर So, जिस तरह ब्रुकी होता है चॉकलेट चिप कुकी और ब्राउनी, Yes. उसी तरह आप कुनाफा एंड ब्राउनी की मिक्सचर एक हाइब्रिड बना रहे जी। नीचे ब्राउनी होगी एंड देन ऊपर कुनाफा होगा एंड देन इट्स लाइक हो। चलो आप अपना काम स्टार्ट करो, मैं जी। डिटेल्स आपसे अगली ब्रेक में लूंगी। यार बट हमजा, देखो घर वालों ने नहीं कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो मैं गए, आपको झल्ले बता तो रहा नहीं हूँ, हो गए? इसको आप ऐसे तो भी टेक्निकल बातें बता रहे हो बिल्कुल ना ऐसे अभी। ही है। Facts इसमें बताओ मैं मुझे। बिल्कुल एग्जैक्टली जी दी अब्बा जी ने क्या है जी, ऐते औरतां वाला काम है, ठीक है, ऐते लेडीज कर दिया ने, तो तू लोकी की कहेंगे, हमारे गिरदोनवा में लोग क्या कहेंगे, बंदे तो ये काम करते नहीं है, शरीका की कहेगा। मैं पंजाबी के 2-4 अल्फाज इस्तेमाल करूं जो घर में होते हैं, आपने कहा सही बताओ, हाँ। तो फिर सही बात, मैं कहा कुछ नहीं कहेगा। सो देन आई वाज एंगेज्ड बाय देन, मैंने अपने फादर इन लॉ से भी बात की, उन्होंने और फिर कुछ अनमोल तो बहुत हाँ सपोर्टिव है, बिल्कुल, और एंड शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। एंड शी इज माशाल्लाह। तो फिर जो है दैट His इज हाउ, wife is amazing, इससे भी ज्यादा अमेजिंग कोई है इसके घर में तो उसकी। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़ी सपोर्ट है उसकी मुझे। तो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड इट बिगैन एंड अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो, मास्टर्स किया, शादी की, बच्चे किए, काम किया, शोज किए, टीवी किया, बेकरी बनाई, तो ये सब चल रहा है सारा सिलसिला। तो बात ये है कि व्यूअर्स, पैशन को प्रोफेशन बनाया जा सकता है। म्यूजिक की फील्ड नॉट सो इजी। घर वालों को मनाओ, फिर इर्द गिर्द वालों को मनाओ, फिर उसके बाद मतलब दूर के रिलेटिव्स को मनाओ, फिर आवाम को मनाओ। तो ब्रेक के बाद द शाज बैंड से बात करेंगे, अमीर से, अनानिश से, कि भाई इन्होंने क्या फेस किया। एक तो इंडिविजुअली भी फेस किया होगा एंड देन एज अ टीम भी फेस किया होगा, क्योंकि सोचे एक मुंडा एक कुड़ी निकल पैंदी है तो घर वाले कहते हैं आए हाय चलो कुछ नहीं होता, बाकी ठीक है। जब 2 के 2 निकल पड़े तो बंदा क्या करे। ब्रेक के बाद इनसे जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वो एक बड़ा क्रिटिकल सवाल, जब हम छोटे होते थे, जब मैं इस फील्ड में आई, जब ऑब्वियसली ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स, पता नहीं क्यों सिंगिंग वो वाहिद फील्ड है जिसमें अभी भी पेरेंट्स बहुत टफ टाइम देते हैं अपने बच्चों को, अभी भी मना करते हैं कि नहीं आना। हमजा शेफ्स को भी मान गए हैं, घर वाले ना माने तो बाहर दुनिया तो मानती है ना। एक्सेप्टेंस आ गई है। गाने का तो पता नहीं क्या अजाब है। हाँ तुम लोगों का अपनी स्टोरी मुझे बताओ, क्योंकि आप लोग रीसेंट हो बट इतने भी रीसेंट नहीं हो। अब 10-12 साल से तो मैं देख रही हूँ, क्योंकि फैसल और मेरी शादी को अब 12 इयर्स हो गए, और 12 साल पहले आप लोगों ने आके परफॉर्म भी किया था वहाँ पे। बिल्कुल, और वो भी बाय द वे प्योर लाड प्यार में, दे डिडंट टेक अ रुपी व्यूअर्स। ये भी मैंने बताना है आपको। Very मैंने nice, कहा आप kind हमने boys. आपके आके लिए गाना है, और फिर हमजा को साथ स्टेज पे अपने परफॉर्म कराया, उसको भी साथ, उसको म्यूजिक भी उससे बजवाया। यही तो चीजें होती है हमजा जिनसे इंसान की अपनायत बनती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और इनकी तरबियत में, इनके खून से, इनके बोलने के अंदाज से साफ पता चलता है कि बहुत अच्छे खानदान से दिल के बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं इतने शोज इनके साथ कर लिए हैं, इतनी दफा हम बैठ गए, इतनी दफा हमने हमारे पेट्स के बारे में और इतनी बातें कर ली हैं। मतलब दे आर लाइक माय ब्रदर्स नाउ। हाँ हाँ मतलब
अदब वाले बच्चे फिर अल्लाह उनको वैसे ही 4 क्या करोड़ दोनों ही चांद अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। नहीं वो एक ज्यादा अच्छा है, वो कौन सा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ आज जी, का टॉपिक तो बहुत मज़ेदार है, मुझे अच्छा लगा। आपको पता है कि वी बिलोंग टू सैयद फैमिली और काफ़ी डार्क फेसिस से हम लोगों ने जो है ना वो कि देखा है काफ़ी कुछ। नहीं और और तुम्हें मुझे पता है सईदा मेहरबानो काजिम तो बिल्कुल मुझे तो बहुत ही exactly। डांट पिटी। और जब मुझे याद है वो टिपिकल कहा जाता है कि ये मरासी पुणे में पढ़ गए हैं बच्चे और ये वो, हमारी फैमिली में दूर तक कोई सिंगर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, मामू ही हैं एक बस, बाकी सारे डॉक्टर्स इंजीनियर आर्मी में कुछ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कहते थे यार तो इनको बेचारे पढ़ाओ। मामू को कौन सा लोगों ने आसान टाइम दिया, उनके बारे में भी 36 बातें की। इनको स्टडी एट द एंड एक बात तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि सिंगिंग एक हवाई रिज़्क है, नो डाउट। मतलब आज शो आया कल शो नहीं है, हमारे में ये होता है। उसके लिए आपके बैकएंड पे कुछ होना मस्ट चाहिए, मतलब आप कोई बिजनेस कर लो, लाइक कुछ ना कुछ कर लो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मेंशन करना चाहूँगा, उनका नाम नहीं लूँगा, वो काफ़ी बड़े स्टार हैं। मैंने अपना गाना रिकॉर्ड करवाना था आज से कोई, मैंने आई वाज इन क्लास 4 इन दैट टाइम। तो मुझे याद है मेरा एक पहला गाना था मैं दीवाना के नाम से, और वो लिटरली 2 साल मुझे उस गाने को जो है वो वेट करना पड़ा। कल जाना, आज मेरी खाला बीमार है, आज मेरी वालदा बीमार है, आज मेरे, मैं आपको लिटरली सही बात बता रहा हूँ। 2 साल मुझे गाना नहीं मिला, मैंने सारी पेमेंट क्लियर कर दी, तब बहुत कम, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थी, 10,000 रुपया। तब मुझे याद है कि पहला गाना जो था मेरे रिकॉर्ड करवाया था, और डेली के चक्कर लगाने, आना जाना, बाइक होती थी तब जाना आना, तो बड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए। तो अम्मी वो कहते थे क्या कामों में पढ़ के यार छोड़ो, स्टडी कंप्लीट करो, ये करो। बट एट दी एंड दानिश की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है हमेशा से। अब ये है कि अपना प्रोडक्शन एज यू नो हम लोगों ने किया, वो भी इसलिए किया कि लोगों को पैसे दे के भी काम नहीं होता, मिन्नतें तरले इसलिए, कर हाँ, कर के। यार कर दो यार कर दो। तो ये इसकी वजह से हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन हाउस किया। इसने मुझे कह के यार ज़मीर ऑडियो प्रोडक्शन करो। एक मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा, डीजे अली मुस्तफ़ा, एक बहुत बड़ा नाम जो क्रॉस दी बॉर्डर भी काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, आतिफ असलम का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे तब कहा था कि अपना स्टूडियो कर लो ज़मीर, अभी भी टाइम है, अभी आप अपना स्टूडियो करो। तब मुझे समझ नहीं आई, तब पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए थे स्टूडियो के लिए, लेकिन फिर अब जाके स्टूडियो किया, अब समझ आई कि नहीं यार मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था स्टूडियो। अब प्रोडक्शन हाउस दानिश देख रहे हैं, वीडियो प्रोडक्शन, ऑडियो में अपनी खुद देख रहा हूँ। अब जो नए लोग हम लोगों की तरह आ रहे हैं मार्केट में, अब मेरी कोशिश ये होती है कि जितना बजट है, कोई 5,000 भी है तो हम लोग कर देते हैं। अब हम लोगों ने ये सीखा मैंने अपनी फील्ड में। और घर वालों के ताने, तो वो एक मेरा गाना है, दुनिया दे ताने मैं हस हस सहना वा, गलियां दे कखा वांगो रुलदा मैं रहना वा, क्या बात है। किस नू सुनावा ये गम कोई नहीं हूँ जानदा, बिल्कुल सही दुखा बात विच है। रात लंगे पता नहीं सवेर दा। अच्छा, एक मेरा गाना है ये जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि अब मैं दूसरों की हेल्प कर देता हूँ, तो ये चीज आप जितनी मर्जी ये बड़ी hardships के लेट साथ, आती है हमजा, पता है बड़े कुछ लोगों में तो ये चीज़ आती ही नहीं है। हाँ। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये इनका बड़ापन है कि इतनी यंग एज पे और इस स्टेज पे इनको दूसरों की मदद बिल्कुल करने का ऐसे ही ख्याल है। आया, और उससे पहले अपनी मदद आपका आया, वरना यंग आर्टिस्ट रुलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रू दैट। इवन जो अब जिस तरह मुझे भी तकरीबन इस फील्ड के अंदर तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं, तो जो नए मेरे बाद का बैच आ रहा है, जो मेरे से 10 साल छोटे हैं, उनको मैं बड़ा इनकरेज करता हूँ। अब मैं उनको, मुझे कॉल्स आती हैं, मैं उनको अब देखिए ना, रेसिपीज यू आर एन पे गाइड, एस्टैब्लिश शेफ, हमने आपको बिठाया, हमने कहा सर आप आओ, आप अपनी बात करो। एक यंग ब्रिलियंट हमारे पास एक ऐसी मतलब केक आर्टिस्ट बिल्कुल, बिल्कुल है, जी। ऐसी पेस्ट्री शेफ है जिनको हम हाईलाइट भी करना चाहते बिल्कुल जी। हैं। देखिए बीइंग पाकिस्तानी, चाहे वो दुबई में क्यों नहीं रहती है, हमारे पाकिस्तान का नहीं, नाम आई रोशन कर रही है ना श्योर बच्ची। शी वुड, बड़ा अच्छा काम कर रही होंगी और बहुत अच्छे, क्योंकि व्हाट शी इज मेकिंग टुडे इज अमेजिंग लेकिन टू। हर बंदे का ये इतना बड़ा दिल नहीं होता हमजा। हाँ। बड़ी दफा ऐसा होता है कि आप सीनियर शेफ को बिठा लेते हो, तो जूनियर अगर कुछ कर रहा होता है तो उसको मसला हो रहा होता अच्छा, है कि यार ये मेरे ख्याल से इसमें ना तरबियत का भी कोई ना कोई, और आपकी अपनी ब्रॉटअप का भी पार्ट होता है कि आप कितने फ्रेंडली और कितने अच्छे एनवायरनमेंट में या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रेज हुए हो। सही। तो ये एक प्रोसेस है, एक कड़ी से कड़ी मिलती है। आपको ये देखना है कि अगर कोई इंसान कैसा है तो वो किस लिए वैसा है। तो जिस तरह आप कह रही है ना कि लोगों को बहुत देर से, कईयों को ख्याल ही नहीं आता Exactly. कि दूसरे की हेल्प करने का, दूसरे को अप्रिशिएट करने का। जिस तरह आप सबको अप्रिशिएट करती हैं, हम सबको अप्रिशिएट करती हैं, और हम आपके शो पे आके और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन हमजा देखो, बात ये कि इनकरेजमेंट ही चाहिए होती है। जी, true लेकिन that। दानिश, आपको बड़े लोग मिले होंगे ऐसे जिन्होंने आपको कहा होगा यार क्या कर रहे हो, हाँ। ये तो सारे ही कर रहे हैं, मोस्टली उसके बारे में बताओ मुझे, क्योंकि वो जरा टफ है। यू आर ओवर सेंसिटिव, जी बिल्कुल। यू आर द मोर सेंसिटिव आउट ऑफ द टू। दोनों भाइयों की पर्सनालिटीज फर्क है, यू आर मोर बिजनेस ओरिएंटेड, ये वो व्हाटएवर। वो जरा वो अपने क्रिएटिविटी के पागलपन में कुछ कह दे तो वो सेंसिटिव भी बड़ा हो जाता है, दिल को भी लगा लेता है। जी। आपने कैसे कोप अप किया? First of all तो- दिल नहीं चाह के छोड़ दूं? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली ने पहले बड़ा प्रेशर था, फैमिली का। उसके बाद फैमिली फ्रेंड्स आगे बहुत प्रेशर कि किस फील्ड में चले गए हो, मास्टर्स किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया हुआ है मैथ कम्युनिकेशन, और ये करके आप किस फील्ड में चले गए हो, आपको ये होना चाहिए, वो बहुत प्रेशर था। हम दोनों ऑब्वियसली, मैंने पहले गिटार शुरू किया था, स्टार्ट मैंने लिया था हम दोनों बैंड में, उसके बाद गिटार पे ये आ गया, फिर मैं ड्रम्स पे आ गया परकशन इंस्ट्रूमेंट्स पे। ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर फैमिली के इश्यूज और रुकावटें काफ़ी आई हमें।
वालदैन को तो मना लिया हमने, उसके जो अम्मी अबू कहते थे कि घर वाले क्या कहेंगे, खाला क्या कहेंगी, ताया अबू क्या कहेंगे, क्योंकि हम ऑब्वियसली सईद फैमिली से, इसने पहले बताया, और सारे हमारे कोई ऑफिसर हैं ज़्यादातर, तो पूरी फैमिली में हम सिर्फ हैं। लेकिन ये है कि मैं मेंशन करना चाहूँगा, अम्मी की मुझे बहुत सपोर्ट रही है हमेशा से। अम्मी कहती नहीं यार जो तूने करना है कर, अभी भी मुझे कुछ चीज़ चाहिए हो तो अम्मी की मुझे हमेशा सपोर्ट रही है। अब्बू की थोड़ी कम थी, अम्मी की बहुत ज़्यादा रही। हाँ, लेकिन वही वाली बात है ना, देखो एक पेरेंट ने तो कोई स्टैंड या स्टांस लेना है ना, अगर दोनों कहे हाँ हाँ करो 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 करो, तो फिर बंदे पे प्रेशर नहीं होता, इंसान पे थोड़ा प्रेशर होता है। तो हमजा देखो, आपको घर से थोड़ा टफ टाइम मिला, मुझे मिला, इनको भी हल्का सा मिला, तो हम धक्का लगा के निकल पड़े अपने आप वी आर को। स्टिल डूइंग इट। हम अभी भी लगे हुए अपने आप को प्रूव कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। और देखो इतना तो होना चाहिए, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है तो बॉदर ही नहीं करती। हाँ। अच्छा, जरा सबूर की तरफ भी चलते हैं। जी सबूर, तो ये बताइए कि किचन में क्या मामलात चल रहे हैं और आप क्या कर रही हैं? मैं तो कुनाफा को बटर कर वो ब्राउन कर रही हूँ। कैसे बनाते हैं ये कुनाफा? हमें नहीं आता बनाना, ब्राउनीज तो सारे ही बना लेते हैं ऑनलाइन भी देखे। कुनाफा? जी, कुनाफा सेवइयाँ टाइप मिलती हैं मार्केट से। हाँ जी। वो फिरो पेस्ट की बनी होती हैं। किताफे डो कहते हैं इसे। जी हाँ जी। वही फिरो पेस्ट की वो कुनाफा लिया है, उसको मैंने वो श्रेड किया है, छोटे छोटे पीसेस किए हैं, और उसको बटर के साथ मैं सिर्फ टोस्ट कर रही हूँ। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग करके उसके बाद हम लोग कुनाफा के ये पिस्ताशियो क्रीम मिलती है। पिस्ताशियो जो होते हैं उनको बीट कर उसके अंदर थोड़ी सी वाइट चॉकलेट डालकर उन्होंने ये पिस्ताशियो क्रीम बनाई होती है। ठीक है। वो डालकर इसको हम ब्राउनी के ऊपर, जो ब्राउनी हमारी बेक होगी उसके ऊपर हम लोग ये डालकर उसको फ्रीज़ कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि वो सेटल्ड हो जाए। इनको बस ये कुक करना है, इसके अलावा कोई और कुकिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है। और बस अब ये तो पहले ब्राउनीज ब्रेक करने हैं आपने, जी ब्राउनीज बेक करने हैं। उसके बाद ये डालना है। जी, ब्राउनी यानी कि बेक उसके कर- अंदर डाल के बेक नहीं नहीं, करना। अंदर डाल कर नहीं, अंदर डाल कर बेक करेंगे वो हार्ड हो जाएगी। इसको ठीक सॉफ्ट ही रखना है। ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बाहर कुक कर रहे हैं ना, तो इसको है। कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। सो नीचे हमने ब्राउनी लगाया, उसके ऊपर ये कुनाफा लगाया, और उसके ऊपर क्या डालेंगी आप फिर? उसको फिर उसके मज़ीद ऊपर मैं एक चॉकलेट गनाश बनाकर ऊपर से। अच्छा, चॉकलेट गनाश कैसे बनाते हैं बेटे? मैं अक्सर हम लोग ऑनलाइन देखते हैं, अगर कोई तरीका हो क्विक बनाने का। जी, वैसे तो अगर क्विक बनाने के लिए वो स्प्रेड्स मिलती हैं, वो स्प्रेड्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। बट चॉकलेट गनाश को आप चॉकलेट के साथ क्रीम को मेल्ट कर आप वो गनाश टाइप बन जाता है। जितनी रेशो आप चॉकलेट की लोगी, अगर मिल्क चॉकलेट बना रहे हो, जितनी रेशो आप चॉकलेट की लोगी उतनी ही रेशो आप क्रीम की रहेंगी, वो डार्क गनाश बन जाएगा। और अगर आप मिल्क चॉकलेट की बनाएंगी तो वो थोड़ी सी चॉकलेट ज़्यादा डालनी पड़ेगी, क्रीम से ज़्यादा आपको चॉकलेट ज़्यादा डालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो अब आप के अभी इसको और कितना टाइम है रेडी होने में बेटे? बस थोड़ा सा ये बस हो गया। इसको मैं अब इसके अंदर मैं पिस्ताशियो पेस्ट डालूंगी और इसको ब्राउनी के ऊपर। पिस्ताशियो पेस्ट खुद ही आपने बनाई हुई है बेसिकली? आप घर पे खुद प्रिपेयर करते हो या बनी बनाई मिलती ये है? बनी बनाई भी मिलती है, मगर घर में प्रिपेयर करने के लिए तरीका वो पिस्ताशियो को ग्राइंड कर एंड देन वाइट चॉकलेट को बना कर पिस्तों को ग्राइंड किया, जी पिस्तों को ग्राइंड फिर वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके थोड़ा सा करके डाल रहे हैं। उसके अंदर बीट कर दिया। जी अच्छा, इसके अंदर कोई क्रीम एक्स्ट्रा डलती नहीं है नहीं, कि क्रीम नहीं डलती। सो इट्स बेसिकली वाइट चॉकलेट एंड पिस्ताशियो। यस, बिल्कुल सही। इट्स पिस्ताशियो बटर, जिस तरह आलमंड बटर होता है ना, उस तरह ही पिस्ताशियो बटर है। दिस इज वायरल दुबई चॉकलेट, एक चीज बड़ी आजकल वायरल हुई हुई है। ये उससे इंस्पायर्ड डिजर्ट है इनका, एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेकिन वो वायरल चॉकलेट अगर बनानी हो तो कैसे बनती है? उसको आपने चॉकलेट को टेम्पर कर लेना है। नॉर्मली अगर आपने टेम्पर नहीं करना, आप किसी मोल्ड के अंदर पहले चॉकलेट को मेल्ट कर लें, उसको बिछा दें, अच्छे से लगा दें। उसके बाद ये जो फिलिंग बना रही है कुनाफा डो, किताफे डो को जो इन्होंने टोस्ट किया है और उसमें पिस्ताशियो बटर डाला है, इसको मिक्स करें, इसको अंदर लेयर करें और फिर चॉकलेट से कवर कर दें। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो अंदर से उई गुई पिस्ताशियो कुनाफा फिलिंग निकलेगी। ऑसम। अच्छा मुनादी, आप भी बता दें कि क्या मामलात और हालात चल रहे? तुसी ते खो ही गए हो काम में। बस आर्टिस्ट का यही काम होता है, अपने काम में खो जाना। मुड़ जाओ जरा, अपना खूबसूरत सा चेहरा भी हमें दिखा दो। हाँ जी मेरा बेटा। जी, मैं कह रहा था कि आर्टिस्ट का तो काम ही है कि आर्ट में खो जाना। बट आपने नोटिस किया कि हर इंसान जो अपने आप को किसी पॉइंट पे इस्टेब्लिश करना चाहता है, आप सुन तो रहे होंगे कि जी, लोग सब बिल्कुल। अपना अपना बता रहे हैं, हर बंदा जो किसी पॉइंट पे पहुंचा है वो टफ टाइम से ही गुजर के पहुंच रहा है। बिल्कुल ऐसा है। कामयाबी जो है उसका ये एक चाबी है हाँ, कि आपने मतलब जो इस तरह के हालात को फेस करके जो आप निखर के सामने आते ना, वही दुनिया मानती है। बिल्कुल सही। तो आप अपना काम मुकम्मल करें, ज़रा हम आपकी तरफ पढ़ते हैं। बच्चा पार्टी क्या सुनाओगे? ये मुझे जुगन काजिम का ना बचपना लग रहा है ये मुझे। ये वही है? ये नूर बानो नकवी हैं और ये आपकी छोटी सी जो बहन है उनकी बन रही है। तो अब मेरे बच्चे हमें भी कुछ सुना दो, हमें भी ब्रेक में भेज दो। आ जाओ।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं इस स्केच की तरफ जो आपने लिटरली फ्यू मिनट्स में तैयार कर दिया। बिल्कुल ऐसा। रियली रियली नाइस। ये आपने नूर बानो बनाई है? बिल्कुल, आपकी बेटी जो नूर बानो है उसकी मैंने तस्वीर बनाई है। असल में आर्ट को आप जितना टाइम देंगे उस आर्ट में उतनी खूबसूरती आएगी। जितना कम टाइम होगा आप उसमें जितना अपनी कला दिखा सकते हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल भी ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मास्टरपीस बनाने के लिए आपको एक वक्त चाहिए होता है, जो कि इस प्रोग्राम में फ़िल वक्त मुझे नहीं मिल पा रहा। लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इस टाइम ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैंने बस मेजर जो भी इसमें चीज़ें थी वो कर दी है, लेकिन अभी तो आपने उसको मज़ीद ब्यूटीफाई करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, नूर की हमारे पास पहले की भी तस्वीर है, अगर आप देखना चाहें तो अभी तक यहाँ पे हमने तैयार की है। और ये हमारी मानो कि ऑब्वियसली एग्जैक्ट शक्ल तो नहीं, एग्जैक्ट चीज़ नहीं बनानी, बिकॉज वरना लगता है कि फ़ोटोग्राफ को कॉपी कर लिया। जी। तो एक रेफरेंस के तौर पे हमने ये वाली इमेज दी। एब्सोल्युटली लवली बना दी, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपका मैसेज उन यंग लोगों के लिए जो अपने पैशन को प्रोफेशन तो बनाना चाह रहे हैं लेकिन सिर पैर नहीं समझ आ रहा। मैं तो उनको जितने भी जो अपने शौक़ को लेके आगे जाना चाह रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि वो इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे तो उनको फ़ायदा है। किसी और फील्ड में जाएंगे जिसमें उनका शौक़ नहीं है तो उसमें वो कामयाब या काबिल नहीं बन पाते। तो मैं तो उन सबको ये कहूँगा, आपका जो शौक़ है आप उसको लेके चलें, और इंशाल्लाह जो है आप अगर शौक़ को लेके चलेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, और मुझे भी दुआएं देंगे। बिल्कुल सही। ऑसम। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू मैम। ऑलवेज अ प्लेजर एंड एन ऑनर हैविंग यू हियर, एंड फॉर द लवली गिफ्ट जो आपने स्केच मेरा बनाया। थैंक यू मैम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही यादगार तोहफा। वेरी नाइस। ओके हमजू, यस सर। क्या कहेंगे लोगों को जो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही? मैं एक ही बात कहूँगा, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। आप अपने दिल की सुने, जो अंदर से कॉलिंग आ रही है वो आप करें। दुनिया की और लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि आप भी दुनिया में, ज़िंदगी में एक दफ़ा ही आप दुनिया में आए हैं और आपने एक दफ़ा ही बस चले जाना है और फिर कभी वापस नहीं आना। फॉलो योर हार्ट, एज लॉन्ग एज वो चीज़ ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको फॉलो करें अच्छे से। और वही बात जो मैंने शुरू में भी शो के कही कि भाई खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, अगलों का साह क्यों रोकते हैं? एग्जैक्टली। अगर आप देखें ना, अगर आप एक बच्चा आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो, उसको आप डॉक्टर बना देंगे तो वो ना ये सही से कर सकेगा ना वो सही से कर सकेगा, और बीच में रह जाएगा। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग योर हार्ट, और जो करना चाह रहा होता है उसको उसमें अच्छे तरीके से ले जाया जाए। बिल्कुल। आप क्या कहोगे? बिल्कुल, सिंगिंग की मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ नॉट क्योंकि सिंगिंग की फील्ड में मैंने बड़े लोग देखे हैं बेटा, जो आते हैं बिल्कुल बड़े जोर के साथ, बड़े पैशन के साथ आते हैं, और 2, 3, 4 साल किया, इतने धक्के पड़े, इतनी बकवास सुननी पड़ी, इतनी नेगेटिविटी हुई कि छोड़ के भाग गए। इसीलिए मैंने दानिश को पूछा, क्योंकि आई नो ही इज अ सेंसिटिव पर्सन, कि बच्चे दिल नहीं चाह के छोड़ दूं, तो उसने कहा चाह। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक ना गलती यूथ में ये है कि ना वो देखते हैं कि यार गिटार पकड़ लिया और शुरू हो गया। ये इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। ये बहुत मुश्किल काम है, और सीनियर्स की अपनी रिस्पेक्ट करें सबसे पहली बात। और अगर माँ बाप को ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली अम्मी ने। माँ बाप को चाहिए कि बच्चा अगर वो गिटार सीखना चाहता है या सिंगिंग करना चाहता है तो उसको आप लाजमी कहें कि हाँ, उसको आप कहें करे। तो मेरा यही है कि जो बच्चा चाहता है, करना चाहता है, वो ज़रूर करे। और ये इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये नहीं गिटार पकड़ा, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए आपने गिटार पकड़ लिया, वो उसका शौक भी नहीं है, उसने मैंने ये सीखना है, तुम किनारे सीखनी है, ऐसा नहीं होता। जो आपका दिल कहता है वो करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दानिश, आप क्या कहोगे स्पेशली उन लोगों को? देखिए, कुछ लोग होते हैं टफ, जिस तरह ज़मीर और मैं ज़रा औखे लोग हैं, हम ज़रा हमारे साथ वो पंगा लेते हैं, हम फिर वापस उतनी ही जोर से आते हैं। बिल्कुल। हमजा और आप ज़रा सेंसिटिव लोग हो। यू आर, जानती हूँ आप लोगों को मेरे सामने के, लिटरली यू गाइस हैव काइंड ऑफ ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई थिंक मुनादी इज आल्सो सेंसिटिव पर्सन, फील कर जाता है बात को। सो द फैक्ट इज, आप जैसे लोग फिर कैसे मैनेज करें? क्योंकि हिम्मत जवाब दे जाती है एट सम पॉइंट। आपका शुक्र है आर्टिस्ट वाला घर था, तो फिर भी बंदा जब डाउन हो रहा होता था तो अम्मा ने या किसी बहन ने कहा कि चलो उठ कर, ड्रामे ना कर, यू नो। बट कभी कभी ये सपोर्ट भी नहीं होती, और बंदा एक बहुत बड़े सक्सेसफुल करियर की तरफ जाने के बजाय बिल्कुल ही एक कोने में जाके छुप जाता है। क्या कहोगे? बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा होता है ऐसा, और मैं तो ऐसा चुप करके अल्लाह को देखता हूँ सिर्फ। और यही वजह है कि अल्लाह ऑटोमेटिकली आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कामयाबी मिलती है। और मेरा मानना है कि किसी का, मेरी तरफ से दिल ना दुखे किसी का, वो सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो। तो मेरा ये अपना मानना है, अगर आपने कुछ बनना है तो किसी का भी दिल ना दुखाएं। ऑब्वियसली दिलों में रब बसता है, तो दिल ना दुखाएं किसी का, और फिर देखना अल्लाह आपको कैसी तरक्की और कामयाबी देगा। बिल्कुल सही। और यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं। सबूर बेटा, क्या कर रहे हो आप? तो जब से आई हो आप खेल ही रहे हो। बेकिंग खेलने का ही काम है। मैं कहा हमजा यार तू सारा दिन लगा होता है, क्या मसला है तुझे? मुझे हमेशा ही कहता है
आपा मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे इतना मजा आ रहा होता है और इसके चेहरे पे जो एक्साइटमेंट होती है जब ये कुछ स्पेशली बेकिंग। बिल्कुल, इतना हमने इधर कितने केक्स बनाए हैं आपके सेट पे और कितना काम किया है यहाँ पे। उसी तरह आप देखें माशाल्लाह और यार कुजीन्स भी जब आपने तैयार की, चाहे पैन एशिया हो व्हाटएवर हो, और लास्ट टाइम जब हमने किया था शो तो लिटरली आपने हाफ एन आवर के अंदर अंदर 4 डिशें तैयार कर दी थी। एग्जैक्टली। सो आप अब किस स्टेज पे पहुंचे हैं अपने काम के मैं बेटे? सिर्फ फाइनलाइज कर रही हूँ इसको, तो और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में जाएगा एंड देन इट्स रेडी टू ईट। रेडी टू ईट है। मैं ज़रा उसकी एक लुक के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स को ये ज़रूर दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए कि ये अब एक तरह से रेडी हो गया है, बट क्योंकि इसकी ये अभी ज़रा साइड सॉफ्ट है डिज़ाइनिंग अभी हो इसकी डिज़ाइनिंग हमने बाकी की करनी है। ये चॉकलेट का लेयर है, नीचे उसके कुनाफा का लेयर है, उसके नीचे ब्राउनी की लेयर है। हम अब इसको देखें, ऑन एयर व्यूअर्स करने वाली ये चीज़ें होती हैं। ये देखिए हम इसके ऊपर अब वो ग्रीन ग्रीन डाल रही हैं और उसके साथ पिस्ताशियो, और जब इस तरह लाइनें बनाएंगी तो वो उसकी एक बड़े मज़े का डिज़ाइन भी आ जाएगा। सो अब आप क्या कहना चाहोगे बेटा? चलो मैं तुम्हारा ये वाला काम लाओ, आप बताओ आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगी बेटी? मुझे बेसिकली पता नहीं था कि मैंने करना क्या है, तो कभी कभी अल्लाह आपको हिंट्स दे रहा होता है कि आपका माइंड कुछ कह रहा होता है, दिल कुछ और कह रहा होता है। आपको दिल की सुननी चाहिए, आपको जो आपका दिल कर रहा होता है आपको करना चाहिए, आपको उसको रुकना नहीं चाहिए उस चीज़ पे। मैंने भी इसी तरह बेकिंग स्टार्ट की थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आज मैं इस पेज पे आ जाऊंगी, लाइक इस मकाम पे आ जाऊंगी कि मेरे पास इतने ऑर्डर्स होते हैं, मुझे रात को नींद लाइक सोने का टाइम नहीं मिलता। एट द टाइम लोगों की जनरेशन को वैसे ही नींद नहीं आती है। ये मैं अपना हमजा अपने बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से गिला एक शेयर कर रही हूँ। हाँ, लेकिन अगर माँ बाप का कोई काम करना होता है तो नींदरे बहुत जोर जोर के आते हैं आप लोगों को। लेकिन खैर इस पे मैं आपको किसी और दिन डांटूंगी। हाँ जी, तो आप तो अभी रिसेंटली मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी सेविंग हो जाएगी। कोई भी काम छोटा भरा नहीं होता, जो होता है बस आप मेहनत करो। बिल्कुल, और फोकस के साथ और मेहनत के साथ व्यूअर्स इंसान जो भी काम करता है उसमें इंसान फिर इंशाल्लाह सुरखरू ही होता है। और बात यह है कि अल्टीमेटली व्यूअर्स मेरी तो सबके लिए ये दुआ है कि हर इंसान वो काम करे जिसमें उसको खुशी मिलती है, जिसमें उसको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट व्यूअर्स। ज़बरदस्ती वो चीज़ें करना जो आप इंजॉय नहीं करते हैं, जिसके अंदर आपका कोई मतलब, अब एक देखें, एक प्लेन वाइट पेपर था, उस पर इस बच्चे ने कितनी खूबसूरती से एक चीज़ तक लिखी। हाथ दिखाओ बेटा, ये लिटरली खून पसीने की मेहनत होती है, ये इंसान का पैशन है। वरना ज़रा सा कुछ लग जाता है तो बंदा कहता है उफ प्लीज व्हाटएवर। बिल्कुल ये वही कर सकता है जो इसके बारे में पैशनेट है। हमजा कितनी दफ़ा आपके हाथ चले? बहुत दफ़ा। कितनी दफ़ा कट्स पड़े हैं, हाथ जले हैं, बड़ा कुछ हुआ है। लाइव शोज में भी बड़ा कुछ हो जाता है। ट्रांसमिशंस में आप अक्सर होता है कि हम मुस्कुरा रहे होते हैं पर छींटें पड़ रही होती है हाथों पे फ्राइंग करते हुए गर्म ऑयल की, और सब कुछ हो रहा होता है तो करना पड़ता है। कमर्शियल किचन्स में भी इन बच्चों ने कितनी दफ़ा इवेंट्स पे गए परफॉर्म करने के लिए, मुझे भी पता है ना। वहाँ पे गए, उनसे पूरी कमिटमेंट जो भी की गई, उसके बाद जब वक्त आया पेमेंट करने का तो कहा बेटा आपको शो पे परफॉर्म करने का मौका दिया है, पेमेंट का आपने क्या करना है? क्या बेटा आप तो इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको पैसों की क्या जरूरत है? बंदे का वहीं पे सारा जूस निकल जाता है कि भाई हम पागल लगे हुए यहाँ पे। मतलब अम्मा अब्बा के जो भी पैसे हमारे तो नहीं है। ट्रू दैट, बिल्कुल सही बात है। इस पॉइंट पे हम आज के शो को कंक्लूड करेंगे। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। हम हमेशा पैनल्स रखते हैं सीनियर्स के साथ। द पॉइंट इज इन यंग बच्चों से ही तो हम सीख के व्यूअर्स अपने आप को अच्छे रोल मॉडल्स बना सकते हैं एडल्ट्स। हमने इनके हिसाब से चलना है, इनको अपने हिसाब से नहीं चलाना। जब ज़बरदस्ती इनको घसीटेंगे उस डायरेक्शन में जिसमें हम जाना चाहते हैं तो ना तो ये लोग कामयाब हो पाएंगे और ना ही ये लोग खुश होंगे और सेटिस्फाइड होंगे, और हमारे साथ भी इनके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो बड़े होने के नाते बड़ा होने का मुजाहिरा करना है और इनको इनके पैशन को परसू करने का मौका देना है। बिल्कुल। ओवर टू यू टू बॉयज। आज के शो को धमाल से भाई हम शो को क्लोज करें।